हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज जो हम आपके लिए लाए हैं वो आपकी क्लास 5th का एक छोटा सा ओवरव्यू है। हम देखेंगे कि हमारी जो बुक है रिमझिम, उसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, क्योंकि अब हम रिमझिम पढ़ने वाले हैं। तो रिमझिम में मतलब क्या होता है? रिमझिम किसको बोलते हैं? बारिश की फुहारें कैसे रिमझिम रिमझिम बरसती हैं। तो कभी तेज होती है, कभी धीमे धीमे होती है, कभी एकदम मीठी मीठी फुहार पड़ती है। तो उसी तरीके से हमारी इस बुक में भी कई तरह की रिमझिम है। मतलब खूब तेजी से हंसाने वाली, कुछ समझाने वाली, कुछ बहुत अच्छी शिक्षा देने वाली, तो कहीं गुदगुदा देने वाली। तो कई तरह की हमारे पास यहाँ पर एक पिटारा है, जिसको हम बोलते हैं ना कि जादू का पिटारा होता है। उसी तरीके से इस बुक में भी तरह तरह का पिटारा है। तो हम यहाँ से जानेंगे कि जो हम ये पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि हम हिंदी में जो रिमझिम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक्चुअल है क्या। हिंदी को हम सबसे पहले ऐसे समझना शुरू करेंगे कि हिंदी जो है वो हमारे दो पार्ट में डिवाइड होती है। जैसे कि हम देखते हैं, एक लिटरेचर होती है, एक लैंग्वेज होती है, जिसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये दो पार्ट में होती है। तो जो लिटरेचर पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हिंदी साहित्य। तो ये हमारी क्या है? ये लिटरेचर की बुक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हिंदी साहित्य। अब जब हिंदी साहित्य लिखते हैं हम, तो हिंदी साहित्य भी हमारा दो खंडों में विभाजित होता है। एक खंड होता है गद्य और एक खंड होता है काव्य। अब जैसे हम कविताएं पढ़ते हैं, अभी आगे चल के आप लोग दोहे भी पढ़ेंगे, तो ये सब चीजें हमारी किस में आएंगी? काव्य खंड में आती है। तो कविताएं तो जैसे आप पढ़ते आ रहे हो, अभी तक पहले भी क्लासेस में आपने कविताएं पढ़ी हैं, अब इस क्लास में भी आप कविताएं पढ़ोगे और आगे आने वाली क्लासेस में भी आप कविताएं पढ़ेंगे। तो ये कविता हमारी किस में आती है? ये आती है काव्य खंड में आती है। और इसके अलावा आप जब आने वाली क्लासेस में दोहे पढ़ेंगे, आप बहुत सारी चौपाइयाँ भी पढ़ेंगे, बहुत तरीके से आगे चीज़ें पढ़ेंगे, गीत पढ़ेंगे, तो ये सभी हमारे किस में आएंगे? काव्य खंड में आएंगे। अब इसके अलावा हमारे पास आता है गद्य खंड। तो गद्य खंड में हम तो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे कहानी पढ़ चुके हैं, निबंध पढ़ चुके हैं, बहुत तरीके के लेख पढ़ चुके हैं। तो ये सभी हमारे किस में आते हैं? गद्य खंड में आते हैं। तो एक क्विक सा हम चीज आपको समझा दें, हिंदी लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य, हमारा हिंदी साहित्य दो खंडों में विभाजित है। पहला खंड गद्य साहित्य, जिसमें हम कहानियां पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, लेख पढ़ते हैं। और दूसरा खंड होता है हमारा काव्य खंड। काव्य खंड में हम कविताएं पढ़ते हैं। तो अब हम ये देखेंगे, हमने आपको हिंदी साहित्य के बारे में समझा दिया। अब हम देखेंगे क्या हमारी इस रिमझिम बुक के अंदर हमारे पास किस चीज का पिटारा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पिटारा आ रहा है, यानी कि पिटारा नंबर 1, वो क्या चीज है हमारी? अपनी अपनी रंगतें। पहला पिटारा हमारे पास जो लेके आ रहा है, क्या बता रहा है? अपनी अपनी रंगतें। तो इसके अंदर जो हमारे पास चैप्टर आ रहे हैं, पहला है राख की रस्सी। ये एक लोक कथा है। लोक कथा मतलब किसी एरिया से प्रचलित एक कथा। तो ये कथा हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? तिब्बत की कथा वगैरह जैसे होती है ना, कहीं पहाड़ों की कथा होती है, कहीं किसी गांव की होती है, कहीं राजस्थान की हो गई, तो हर जगह जगह की होगी ना, तो उसको वो लोक कथाएं बोलते हैं। तो उसी तरीके से ये एक लोक कथा क्या है? राख की रस्सी। अब राख की रस्सी के अंदर एक छोटी सी कहानी हम और पढ़ेंगे। राख की रस्सी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन एक कहानी और पढ़ेंगे। वो कहानी होगी दुनिया की छत, जिससे हमारे पास कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं आएंगे, लेकिन इससे आपको नॉलेज बहुत सारी मिलेगी। फिर हमारा सेकंड चैप्टर आता है फसलों के त्योहार। अब ये क्या है? हमारा एक लेख है, यानी कि हमारी जो फसलें कटती हैं, हमारा देश क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पर क्या है? बहुत तरह की फसलें होती हैं, और जब ये फसलें कटती हैं तो एक तरीके का त्योहार मनाया जाता है। तो इन फसलों के कटने पे कैसे कैसे त्योहार मनाए जाते हैं, वो हम इस लेख के अंदर देखेंगे। तो अब जैसे ये लोक कथा है, लेख है, ये दोनों ही हमारे किस में आएंगे? गद्य खंड में आएंगे। फिर उसके बाद आते हैं हम तीसरा चैप्टर, खिलौने वाला। ये क्या है? हमारी एक कविता है। और कविता किसके अंतर्गत आती है? हमने अभी आपको बताया था,
वो आती है हमारी काव्य खंड के अंतर्गत आती है। इस कविता की हम व्याख्याएं भी पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर भी पढ़ेंगे, दोनों। हम आपको पूरा लाइन वाइज कविता समझाएंगे भी, फिर इसकी व्याख्याओं को लिखने के तरीके भी बताएंगे कि जब हमसे अगर व्याख्या पूछी जाती है तो हम किस तरीके से लिखते हैं, ये समझाऊंगी। इसके अलावा इसी पाठ के अंतर्गत हमारे सामने छोटी छोटी 2 और कहानियां हैं। क्या है? ईदगाह और हवाई छतरी, उसको भी हम पढ़ेंगे। फिर आते हैं हम चैप्टर नंबर 4 यानी कि अध्याय 4 पे, नन्हा फनकार। ये एक कहानी है, इसको पढ़ेंगे और ये कहां किसके अंदर आएगी? हमारी गद्य खंड के अंदर आएगी। फिर उसके बाद आएंगे चैप्टर नंबर 5, जहां चाह वहां राह। ये एक लेख है और ये भी हमारा किस में आएगा? गद्य खंड में ही आएगा। अब देखते हैं हमारे पास दूसरा पिटारा। हमारा दूसरा पिटारा क्या है? बात का सफर। अब इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? हमारा आएगा सबसे पहले एक पत्र। हम पत्र को समझेंगे कि पत्र होता क्या है या उसकी कहानी क्या है। फिर इसी के अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 हमारा क्या? चिट्ठी का सफर एक लेख। इसमें हम जानेंगे कि चिट्ठी का सफर क्या होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी, भेंट वार्ता। भेंट वार्ता मतलब एक साक्षात्कार, एक इंटरव्यू जिसको हम बोलते हैं, उस तरीके से जैसे किसी से मिले हम तो एक भेंट वार्ता होती है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं, मान लीजिए हम किसी से जाकर मिले, तो अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, कोई दूसरा कोई कुछ क्वेश्चन करेगा, तो इस तरीके से एक वार्ता होगी हमारी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वे दिन भी क्या दिन थे। ये एक विज्ञान कथा है। जैसे लोक कथा होती है उसी तरीके से विज्ञान कथा भी होती है। लोक कथा किसी एरिया में प्रचलित कोई कथा होती है और विज्ञान कथा क्या होती है? हम विज्ञान से रिलेटेड कोई चीज को जानते या समझते हैं। फिर है हमारा जो है अध्याय संख्या 9, एक मां की बेबसी, कविता। ये हम एक कविता पढ़ेंगे और ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा हमारा काव्य खंड के अंतर्गत। अब हम देखेंगे हमारी जो तीसरा पिटारा है। तीसरा पिटारा क्या है? मजाक खटोला। क्या है? मजाक टोला। क्या आया? मजाक टोला। क्या है? इसमें चैप्टर नंबर 10 है, एक दिन की बादशाहत। ये एक कहानी है, हम इसको कहानी देखेंगे। फिर चैप्टर नंबर 11 है, चावल की रोटियां, एक नाटक है। जैसे हम लोग बहुत सारे स्किट करते हैं ना, स्किट होती है हम लोग के स्कूलों में, तो वो क्या होती है? एक नाटक होता है। तो नाटक किस तरीके से लिखा जाता है वो हम ये विधा भी सीखेंगे और साथ ही देखेंगे कि ये नाटक कैसा है। फिर है चैप्टर नंबर 12 है हमारा, गुरु और चेला। ये क्या है? एक कविता है। ये कहानी जो है कविता है, इसको पढ़ेंगे और साथ ही इसकी व्याख्याएं भी करेंगे और सभी अभ्यास कार्यों को भी करेंगे। इसी कविता के अंतर्गत हम देखेंगे बिना जड़ का पेड़। ये कहानी है, उसको भी पढ़ेंगे। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 13, स्वामी की दादी, कहानी है, इसको देखेंगे और इसी के अंदर एक कहानी छोटी और देखेंगे, कार्टून। अब हमारे पास आता है हमारा चौथा पिटारा। चौथा पिटारा हमारा क्या है? आसपास, यानी कि हमारे आसपास क्या चीजें होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। बाघ आया उस रात, एक कविता है। किस रात का? अब जैसे नाम से लग रहा है अरे बाघ आया उस रात, क्या हुआ होगा उसमें, उसको भी देखेंगे। फिर उसी के अंदर हम देखेंगे एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां, इसको भी पढ़ेंगे। फिर है चैप्टर नंबर 15, बिशन की दिलेरी। ये एक कहानी है, बिशन किस तरीके से दिलेरी दिखाता है इसको देखेंगे और उसी के अंदर एक छोटी सी और कहानी देखेंगे, रात भर बिलखते चिंघाड़ते रहे। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 16, पानी रे पानी। ये एक लेख, पानी कितना इंपॉर्टेंट होता है ये हम सभी जानते हैं, तो उसको समझेंगे इस एक लेख के माध्यम से। इसी लेख के अंतर्गत हम और देखेंगे नदी का सफर। नदी का सफर किस तरीके का होता है इसको भी जानेंगे। अब इसके बाद हमारे पास में इसी पिटारे के अंतर्गत और भी है
चैप्टर नंबर 17 छोटी सी हमारी नदी, ये एक कविता है, इस कविता को देखेंगे और उसी के अंदर जोड़ा साकों वाला घर, ये एक छोटी सी कहानी देखेंगे। फिर हमारा आखिरी चैप्टर है चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 में है चुनौती हिमालय की, ये एक यात्रा वर्णन है, यानी कि ये कौन सी विधा में लिखा गया है, ये एक यात्रा वृत्तांत है, इसको भी देखेंगे। यात्रा वृत्तांत क्या होते हैं, जहां पर हम किसी यात्रा का वर्णन करते हैं वो यात्रा वृत्तांत होते हैं। और इसी चैप्टर के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, हम क्या उगाते हैं, ये एक छोटी सी कहानी है। तो यहाँ एक हम पिटारे देखने जा रहे हैं हमारी एक छोटी सी रिमझिम की बुक के अंदर। बहुत तरह तरह की कहानियां हैं, लेख हैं, यात्रा वृत्तांत हैं, भेंट वार्ता हैं, कविताएं हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं और ये बहुत सारी चीजें बहुत खूबसूरत हैं। तो हम एक एक करके इस पिटारे के खजाने को आपके सामने खाली करेंगे। तो हम आपको बता दें, हमारा हिंदी लिटरेचर यानी कि हमारा हिंदी साहित्य जो है दो खंडों में विभक्त होता है। एक होता है काव्य खंड, एक होता है गद्य खंड। गद्य खंड में हमारी स्टोरीज आती हैं। तो गद्य खंड में जो हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ये जिस विधा, यानी विधा मतलब जिस स्टाइल से लिखा गया है, वो विधा है हमारी क्या, लोक कथा। और ये पाठ हमारा क्या है, पहला नाम है राख की रस्सी। किस तरीके से कि एक छोटी सी लड़की की अक्लमंदी इस पाठ में दिखाई गई है, हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, लेकिन मजे भी करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमको दिखाता है कि जब हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल चीजों को भी बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ की व्याख्या को कि पाठ के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले जो हमारे पास हम शुरू कर रहे हैं ये कहानी की, कहानी कैसे शुरू हो रही है, क्या है, लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगे वसैन गाम्पो के मंत्री थे। तो ठीक है, अब ये कहानी हम कहाँ की पढ़ रहे हैं, तिब्बत की। अब तिब्बत कहाँ है, पहाड़ों में होता है। कोई भी कहानी जब भी आप पढ़ो तो हमेशा उसको इमेजिन करो कि अब हम कहाँ पढ़ रहे हैं, तिब्बत। तिब्बत में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वहाँ पे बर्फ़ भी बहुत होती है, वहाँ के लोगों का पहनावा कैसा होता है हम सभी जानते हैं, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, उनके चेहरे कैसे होते हैं। तो इस चीज़ को पूरी तरीके से आप इमेजिन करते हुए चलिए। इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ के लिए। जब हम इमेजिन करेंगे तो कहानी जैसे लगेगा हम उस कहानी के अंदर हैं। तो ये कहाँ बताया इन्होंने, लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा, जो 32वें मतलब 32 नंबर के जो राजा थे, क्या नाम था उनको, सोनगैव सैन गाम्पो के मंत्री थे। ठीक है, वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर के मशहूर थे, दूर दूर तक मशहूर थे। मतलब वो बहुत ही चालाक थे और फट से, हाजिर जवाबी मतलब आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, किसी तरीके का भी पूछो वो तुरंत जवाब दे देते थे। और चालाक क्यों थे, क्योंकि भाई अब आप मंत्री हैं तो सोचिए जरा कितना उनको चालाक होने की ज़रूरत होती है। हर चीज़ को समझना कि भाई कोई व्यक्ति आया है तो कहीं कोई गलत इरादे से तो नहीं आया, इसलिए चालाकी हर जगह ज़रूरी होती है। फिर क्या है, कोई उनके सामने टिकता ना था। मतलब किसमें नहीं टिकता था, चालाकी और हाजिर जवाबी में। चैन से जिंदगी चल रही थी, मतलब बहुत आराम से गुजर रही थी, कोई तकलीफ नहीं थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। मतलब जब बड़ा हुआ तो उनको थोड़ी सी चिंताएं हो गई। कारण यह था कि वह बहुत भोला था, मतलब सीधा साधा बच्चा था। उसको कुछ समझ, अगर उसको सब कोई चालाकी करे, छल कपट करे तो बेचारा वो फंस जाता था, उस सामने वाले की चालाकी नहीं समझ पाता था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। मतलब जैसे होता ना, जैसे वो उनके पिताजी होशियार थे मगर वो बिल्कुल भी होशियार नहीं था। अब उसको जो व्यक्ति जैसा पढ़ा दे वो वैसा समझ जाए कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब इस तो बड़ी टेंशन की बात होती है, भाई बच्चे को थोड़ा तो चालाक अपनी समझ होनी चाहिए। लोनपोगार ने सोचा मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। अब उन्होंने सोचा जब तक मैं इसके साथ हूं तो भाई मैं इसकी देखभाल कर लूंगा, कुछ इसके साथ गलत नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब मैं नहीं रहूंगा, भाई एक तो एज हो जाएगी, तो अगर नहीं रहेंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद इसका क्या होगा, कौन उसको इस दुनिया, चालाकी भरी दुनिया से बचाएगा, क्या करेगा। तो उनको बड़ी टेंशन हो जाती है उनके पापा को कि भाई हम क्या करेंगे।
फिर एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा। अब ये चीज को अभी हम छोड़ रहे हैं, 2 मिनट हम समझाते हैं कि भाई अब इस चीज से वो परेशान तो हो गए कि बेटा बहुत सीधा साधा है। तो अब उन्होंने सोचा कि अब इसको हमें चालाक बनाना पड़ेगा। अब चालाक बनाने के लिए अब उसको कुछ चीजें सिखानी पड़ेंगी। तो अब सिखाने के लिए उन्होंने कुछ थोड़े थोड़े उसको टास्क देने शुरू किए। जैसे आप लोग के स्कूलों में, घर में मम्मी भी बोलती है ना, छोटा आपको कोई चीज सिखानी हो तो मम्मा क्या बोलती है कि ये टास्क आपको करना है। अब मान लीजिए घर में पानी का जग भरना है, तो अब इसमें क्या टास्क मम्मा आपको सिखा, आप मम्मा ने टास्क तो दे दिया, मगर मम्मा आपको क्या सिखाना चाह रही है उसमें, आपकी होल्डिंग पावर, कि एक जग में जितना पानी आता है आप उतना वेट आप होल्ड कर पा रहे हो, उसको आप बैलेंस कर पा रहे हो, वहां से भर के लेके आ रहे हो, नल से आप भर के लाओगे और टेबल तक रखोगे तो आपका बैलेंस अच्छा जाएगा। तो घर के छोटे छोटे काम हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो ये मम्मा आपको टास्क देती है, इस तरीके सिखाती है। उसी तरीके से लोनपो गारो ने जो है सोचा कि मैं भी अपने बेटे को कुछ टास्क देता हूँ, जिससे धीरे धीरे उसके अंदर समझ आ जाएगी। तो अब चलिए देखते हैं कि वो टास्क उन्होंने क्या क्या दिए। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़े दी। भेड़े मतलब 100 शीप्स दी। अब आप सभी को पता है शीप्स कैसी होती है ना, तो तुरंत इमेजिन करना है कि 100 शीप्स कितनी सारी होंगी, और उसको अपने बेटे को दे दिया। तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, और क्या बोला कि इनको लेकर शहर चले जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। मतलब ना तुम इनको मारोगे और ना ही इनको तुम बेचोगे। मतलब ना तुम इनको मारना और ना ही सेल करना, मतलब सेल करोगे तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे, और ना ही इनको मारना, कुछ नहीं करना है तुमको। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। अब 100 भेड़े दी, ठीक है, और कहा कि ना तुम इनको बेचोगे, ना तुम मारोगे, कुछ नहीं करोगे, और इनके साथ साथ तुम 100 जौ के बोरे ले। जौ क्या होता है, एक तरह का अनाज होता है, ठीक है। तो उतने 100 भेड़ों के साथ तुम 100 अनाज के बोरे वापस लेके आओगे। मगर पैसा उसको एक भी नहीं दिया। अब वो 100 जौ के बोरे कैसे आएंगे। अब यहां पर चालाकी भी लगानी है, होशियारी भी लगानी है। तो अब भेड़े तो दे दी, मगर अब वो 100 जौ के बोरे लाएगा कैसे, भाई पैसे नहीं होंगे तो लाएगा कैसे। अब क्या करेगा बेचारा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। उन्होंने कहा 100 जौ के बोरे लेकर आना, और जैसे भेड़े लेकर जा रहे हो वैसे वापस लेके आना। खूब जोर से हड़काया और कहा अब जाओ सीधे शहर, और उसको शहर भेज दिया। तो डांटा भी। क्यों डांटा, क्यों, क्योंकि वो अपने बेटे को समझाना चाहते थे। घर में मम्मा भी डांटती है, पापा भी डांटते हैं, सब डांटते हैं ना। तो ये डांट क्या होती है, आपको स्ट्रॉन्ग करती है, चीजें समझाती है कि आप लाइफ में कैसे कैसे, क्योंकि मम्मा पापा तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन लाइफ में घर के बाहर तो बहुत तरह के लोग होते हैं। तो उनसे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और जब आप नहीं समझते हो तो मम्मा पापा को डांटना पड़ता है। तो ये क्या होता है, ये डांट में भी बहुत बढ़िया फायदा आप लोगों का होता है इसमें। तो आगे बढ़ाते हैं कहानी को। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया। अब वो कहां पहुंच गया, शहर पहुंच गया। मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए कहां थे, पैसे तो थे नहीं, तो क्या करते। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। अब भाई थोड़ी देर बैठते हैं, इत्मीनान से सोचते हैं कि भाई ये बोरे इतने सारे खरीदने के लिए हम पैसे कहां से लाएं। मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आया। वो सोच ही नहीं पा रहा था कि भाई मैं पैसे कहां से लाऊं, इन भेड़ को बेच सकता नहीं, मार सकता नहीं, तो कहां से लाऊं, मेरे पास तो यही है, और तो कुछ पापा ने दिया ही नहीं मुझे, तो क्या करूं। मगर कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। वो बेचारा दुखी उदास सा सड़क किनारे बैठा हुआ था। तो एक लड़की आई उसके पास। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। अब उस लड़की ने पूछा तो भाई वो तो भोला भाला, उसने तुरंत उस लड़की को अपनी सारी बात बता दी कि मेरे पापा ने ऐसा बोला है कि अगर मैं लेके नहीं जाऊंगा तो मुझे घर नहीं जाने देंगे और बहुत ज्यादा डांटेंगे। तो भैया बड़ा परेशान हो जाके सारी बात जो है उस लड़की को बता देता है। इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है।
अब उस लड़की ने बोला, इतना दुखी होने की क्या बात है इसमें, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। उसने बोला मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतार लिए, उन्हें बाजार में बेच दिया, जो रुपए मिले उनसे 100 जौ के बोरे खरीद के उसे घर वापस भेज दिया। लड़की चालाक थी, समझदार भी थी। भाई भेड़ों के जो बाल होते हैं उन्हीं से तो ऊन बनती है, तो वो मार्केट में बिकती है ना। तो उसने क्या किया, वो सारे बाल तक उखाड़ दिए। ये देखो ना, इनके बाल होते हैं ना इतने सारे। अब इनको जब हम लोग उतार देते हैं ना, तो इनसे जो है ना ऊन बनती है। हम लोग सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं ना, उसी से बनता है। तो फिर क्या हुआ, उनको बेच दिया, और बेच के जो पैसे मिले उन पैसों से उसने क्या किया, जो है उसको 100 जौ के बोरे दिला दिए और कहा अब तुम घर वापस जाओ। कि अब वो चला जाता है। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। अब बेटे को लगा कि भाई मैंने तो शीप भी नहीं भेजी, मतलब भेड़े मैंने बेची नहीं, मारी नहीं, और उन्होंने कहा 100 जौ के बोरे लेके आना, तो भाई वो भी मैं लेकर आ गया। तो उसको लगा कि पापा खुश हो जाएंगे बहुत ज्यादा। मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब क्या हुआ, उनके पापा को अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ये काम तो उसके बेटे को दिया गया था, यहाँ पर तो उसकी किसी और ने हेल्प करी। वो अपने बेटे को चालाक बनाना चाहते थे ना, तो यहाँ तो हेल्प हुई। तो बेटा तो चालाकी कुछ सीखा ही नहीं, ना समझदारी सीखा। तो उसके पापा ने जो है ना, उसकी जब सारी आप बीती सुनी तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और चुपचाप उठ के कमरे से बाहर चले गए। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, अब दूसरे दिन क्या, दूसरा टास्क दिया। भाई पहला तो तुमने हेल्प ले ली, चलो अब तुमको मैं दूसरा टास्क देता हूं। फिर बुलाया, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। डांटा कि तुमने बाल उतार के बेच दिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। अब उन्होंने कहा अब तो बाल उतार दिए, अब तो उनके पास बाल नहीं है, भेड़ों के पास बाल नहीं है। तो उन्होंने बोला बाल उतारना मुझे चाहिए। अब वो बिना बाल वाली फिर से भेड़े तुम लेके जाओ, 100 भेड़े लेके जाओ और फिर से जौ के 100 बोरे खरीद कर ही लौटना। अब फिर से मुसीबत, भाई पहले तो बाल थे बेच दिए, अब क्या भेड़ों का, अब क्या किया जाए, अब फिर कहां से पैसे आए। तो भैया जैसा चलो, अब चल दिया वो फिर से वापस। एक बार फिर निराश लोनपो गार बेटा शहर की उसी जगह पर जा बैठा। फिर से गया शहर और उसी जगह जहां वो लड़की मिली थी, फिर से दोबारा वहीं जाकर बैठ गया। निराश करे क्या, ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आ गई। उसे लगा कि भाई उस दिन भी उसने मदद करी थी तो आज फिर आएगी, इसी उम्मीद उसको थी, और ऐसा हुआ भी। वो वहां निराश बैठा था और वो लड़की फिर से दोबारा वहीं पर आ गई। अब क्या हुआ, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। उसने कह दिया, अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर नहीं घुसने देंगे। उसने सारी बात बताई। उसने बोला कि अगर 100 के बोरे लेके नहीं गया जौ के, तो पापा मुझे घर के अंदर नहीं जाने देंगे। उन्हें लड़की सोच कर बोली, एक तरीका है। अब लड़की भाई समझदार थी, तो उसने फिर तरीका सोचा। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। भेड़ों के सींग होते हैं ऐसे राउंड करके होते हैं ना, ध्यान देना आप, सींग उसकी फोटो देखोगे ना तो उसकी कैसे होती है, ऐसे करके राउंड होती है। तो उसने जो है कहा कि इनकी सींग उतार के काट के बेच देते हैं, उन्हें बेचकर जो रुपए मिलेंगे उनसे 100 बोरे जौ खरीदेंगे। बोरे लोनपो गार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। लड़की ने वही किया, सींगे काटी, उनको मार्केट में बेचा, और बेच के उससे जो पैसे मिले उन पैसे से 100 बोरे खरीदे जौ के। वो लोनपो गार के बेटे को दिया और कहा अब तुम घर वापस जाओ। उस लड़के को वापस फिर से घर भेज दिया। अब क्या हुआ, भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा खुश था। वो फिर खुश था कि भाई पापा खुश होंगे। उनसे विजयी भाव से सारी कहानी कई सुनाई। अब वो विजयी भाव था। विजयी भाव मतलब कि हमको जो टास्क दिया गया था हम जीत गए, तो जो फीलिंग होती है ना, विक्ट्री की जो फीलिंग होती है, हैप्पी फीलिंग, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, विजयी भाव। तो वो जीत गया था टास्क में, तो वो बहुत खुश था
और खुश होकर वो कहाँ पहुंचा, पापा के पास, और सारी कहानी पापा को कह डाली कि इस तरीके से लड़की आई, उसने मेरी हेल्प करी, और वो सारी चीजें अपने पापा को बोल दी उसने। सुनकर लोनपोकार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। अब क्या हुआ, पापा को तो ये समझ में आ गया कि मेरा बेटा जो है, मेरे बेटे की कोई हेल्प कर रहा है। अगर वो इतना ही अक्लमंद है, यानी कि वो लड़की इतनी ही अक्लमंद है, तो मुझे राख की रस्सी बना के दे। अब राख क्या होती है हम आपको समझाते हैं। कोई चीज जब जल जाती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई पेपर जल गया, कुछ भी जल गया, तो क्या होता है कि हम उसको अगर टच करते हैं तो वो एकदम चूर हो जाता है, हम उसको पकड़ नहीं सकते। अगर हमने उसको उठाने की कोशिश करी तो वो क्या होगा, वो मेरे हाथ में आएगी नहीं। अब उस राख से उन्होंने क्या बोला, एक रस्सी बनाए। अब जो चीज हम पकड़ नहीं सकते, उससे हम रस्सी कैसे बनाएंगे। तो उसके पापा ने बोला कि उस लड़की से बोलो कि मुझे राख की एक रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहराया। अब बेटा कहाँ गया, लड़की के पास, और बोल दिया कि मेरे पापा ने बोला है तुमको एक राख की रस्सी बनानी है। लड़की ने एक शर्त रखी। लड़की ने बोला कि मैं राख की रस्सी बना दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब क्या शर्त है वो, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। उन्होंने बोला कि मैं रस्सी बना दूंगी, लेकिन मेरी शर्त यह है कि पापा को वो रस्सी गले में पहननी होगी। पहली बात ये सोचिए, जो राख हम हाथ से पकड़ नहीं सकते, उसकी रस्सी वो लड़की बनाएगी। अब वो बनाएगी तो उसके पिताजी उठा के उसको पहनेंगे कैसे, क्योंकि वो तो हाथ में आती ही नहीं है। तो भाई ये दोनों ही चीजें बड़ी मुश्किल थी, पापा का कहना और इस शर्त का होना। तो देखते हैं कैसे होता है। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। तो लोनपोगार ने सोचा कि भाई ये ऐसी रस्सी बन ही नहीं सकती है, जब बनेगी नहीं तो मुझे पहननी क्या पड़ेगी। तो उन्होंने शर्त मान ली, ठीक है अच्छा तुम बनाओगी तो हम पहन लेंगे। अब चलिए देखते हैं राख की रस्सी कैसे बनती है। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली। 9 हाथ मतलब ऐसे लंबी, 9 हैंड की रस्सी ली। उसे पत्थर के सिल पर रखा, यानी कि एक बड़ा सा पत्थर लिया और उस पे ऐसे करके रख दिया। ठीक है, रस्सी को ऐसे ऐसे करके रख दिया, फैला के रखा और जला दिया। अब उस रस्सी को रखने के बाद उसमें आग लगा दी। अब जब रस्सी जलेगी तो क्या होगा, वो राख बन जाएगी। ठीक है, रस्सी रखाई और रस्सी में आग लगा दी। अब जैसे जैसे जलेगी वहां ऐसे ऐसे करके रस्सी की राख बन जाएगी। वो राख बन गई। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। अब रस्सी क्या हुआ, अब जैसे ये एक पत्थर का एक टुकड़ा है, ठीक है, पत्थर के टुकड़े पे, पत्थर के सिल पे रखा। अब रस्सी को उसने ऐसे 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 करके रखा। अब क्या हुआ, उसने आग लगा दी। अब रस्सी जब जलेगी तो उसी आकार में जलेगी, जल गई पूरी, और राख उसी आकार में रह जाएगी, और वो ऐसे ही रह गई। अब क्या हुआ, इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई, यानी कि वो पूरे पत्थर को वो उठाती है और पत्थर सहित, पत्थर की सिल सहित जाके वो लोनपोगार के पास ले जाती है कि ये देखिए। उसे पहनने के लिए कहा कि ये लीजिए रस्सी उठाइए और पहनिए, मैंने तो राख की रस्सी बना दी, अब आप इसको पहनिए। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित हो गए। अब उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि राख की रस्सी बनेगी। अब वो देखकर एकदम अचंभित, ये कैसे हो गया। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना ही मुश्किल है। अब वो जानते थे हम इसको पहनेंगे क्या, हम इसको उठा ही नहीं सकते, भाई राख को उठा तो सकते नहीं है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। अब उन्होंने भाई बेटे को समझदार कर रहे थे, तो बेटे को समझदार नहीं कर पाए, तो उनको टेंशन क्या थी कि उनके बाद कौन संभालेगा। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेटे की ही शादी एक समझदार लड़की से कर दी, ताकि जो है वो आगे जिंदगी में भी उसका कोई देखभाल करने वाला रहे। तो इस तरीके से हमने कैसे देखा, एक राख की रस्सी बनी, कैसी समझदारी से चीजें हुई। तो समझदारी का खेल बहुत अच्छा होता है। अब इसी चैप्टर में एक छोटी सी कहानी हमारे पास और है, जो हमारी नॉलेज बढ़ाएगी, मगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे
नहीं पूछे जाएंगे। तो ये कहानी भी हम पढ़ लेते हैं कि ये कहानी है क्या। तो कहानी हमारी है, उसका शीर्षक है दुनिया की छत। दुनिया की छत किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये हम इस कहानी में देखेंगे। तो ये कहानी जो अभी हमने पहले पढ़ी थी, राख की रस्सी, ये कहां से थी, तिब्बत की कहानी थी। तो उसी के को बोला जाता है दुनिया की छत। क्यों? क्योंकि भाई वो जो है बहुत ऊंचे पहाड़ हैं वहां पे। अब ऊंचे पहाड़ हैं तो क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ वहां के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान, संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। अब इस लोक कथा को समझने के लिए हमें क्या जानना जरूरी है कि वहां का मौसम कैसा है, वहां के लोग कैसे रहते हैं, उनके कपड़े कैसे हैं, क्या खाते हैं, ये सब चीजें क्या होती हैं जिस इलाके में वह लोक कथा सुनाई जाती है। राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है। कहां से थी? तिब्बत से, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। कहां पर स्थित है? बहुत ऊंचे पठार पे। अब ये पठार क्या होता है, चलिए पठार जानते हैं। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा होता है, यानी प्लेन एरिया से ऊंचा होता है और पहाड़ से नीचा होता है। मतलब क्या होता है, बहुत सारी मान लो जैसे ऐसे करके पहाड़ों की श्रृंखला ऐसे ऐसे करके बनी हुई है। तो अब किसी भी पहाड़ के बीच में एक प्लेन सरफेस आ गया। कैसे आ गया? मान लीजिए जैसे ये पहाड़ है, ये ऐसे करके फिर ऐसे, तो ये जो एरिया होगा ये हमारा क्या कहलाएगा? पठार। और यहाँ पे क्या होगा? कुछ बच सकता है, कुछ जगह बच सकती है, लोग अपने घर बना सकते हैं। भाई इन ढलानों पे तो घर बनाने मुश्किल हो जाती है, लेकिन इस पठार एरिया पे घर बनाए जा सकते हैं। तो ये इस तरीके से वहां पर लोग रह सकते हैं। ये एरिया क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। तिब्बत के पठार पर खड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा है। इन पहाड़ों की खासियत है कि ये कई रंग के हैं। इन पहाड़ों की खासियत क्या है? ये बहुत कलरफुल है। कैसे कैसे? भूरे, लाल, पीले, बैगनी, गुलाबी, गेहुआ और हरे। तो बहुत डिफरेंट कलर के ये पहाड़ हैं। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मनचाहे रंग भर देते हैं। तो ये कलरफुल कैसे? जैसे छोटे छोटे बच्चे अपनी पेंटिंग में जगह जगह रंग भरते हैं ना, वैसे ही यहाँ के पहाड़ हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ है। खनिज पदार्थ मतलब जो मिट्टी होती है ना, वो हमको बहुत सारा पोषण देती है। तो वहां की मिट्टी में वो सभी पोषण वाले तत्व भी मौजूद हैं। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंगों में चमक उठते हैं। अब क्या होता है भाई, प्लेन सरफेस, जैसे हम लोग प्लेन पे रहते हैं ना, प्लेन एयर सरफेस पे रहते हैं, तो सूरज उगेगा तो सब पे इक्वल धूप पड़ती है। लेकिन जब पहाड़ होते हैं, मान लीजिए ऐसे करके पहाड़ है, अब सूरज उगेगा तो क्या होगा, यहाँ पे धूप पड़ेगी, इधर तो छांव रहेगी। फिर ऊपर पहुंचेगा तो क्या होगा, पहाड़ के नीचे वाले एरिया से धूप जाती 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 चली जाएगी। फिर ऐसी जब इधर को डूबेगा तो इधर धूप होगी, इधर पूरी छांव होगी। तो क्या होता है, सूरज निकलता तो है मगर कहीं धूप होती है और कहीं छांव होती है, पहाड़ के ऊपर नीचे होने के कारण पे। तो ऐसे क्या होता है, पहाड़ बहुत चमकीले से हो जाते हैं। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, मतलब कि वहां पे मॉइस्चर नहीं होता, बहुत ही ड्राई एयर रहती है। इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है, मतलब यहाँ बारिश भी नहीं होती और बर्फ भी नहीं पड़ती है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे नहीं होते, मतलब यहाँ पे आपको हरियाली नहीं मिलेगी। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहां घने जंगल पाए जाते हैं। तिब्बत के आपके पूर्व साइड में जाओगे तो वहां आपको जंगल मिलेंगे। उन जंगलों में पेड़ पौधे, पशु पक्षी की दुर्लभ किस्में मिलती हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल पीली तो कहीं काली। तो जंगल है तो वहां पर तरह तरह के पशु पक्षी भी मिलेंगे। अब अलग अलग जलवायु होने की मतलब एक साइड में आप बहुत ज्यादा खुश्क देखोगे और एक साइड आप हरियाली देखोगे, तो जहां खुश्क है वहां रेतीला है, काली पीली मिट्टी होगी। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। तिब्बत में कितनी भाई, पहाड़ों के बीच में जो जगह हो जाती है वहां पे बहुत सारी झीलें बन जाती हैं। तो कितना, 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों के बर्फ के पिघलने से। जब पहाड़ों पे बर्फ पिघलती है तो उन झीलों का पानी, उनमें पानी आ जाता है। भाई कहाँ जाएगा, वो कहाँ जमा हो जाएगा, झील में जमा हो जाता है। इनमें मानसरोवर झील का नाम बहुत है, मतलब बहुत प्रसिद्ध है मानसरोवर, बहुत सुंदर झील है। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। कहां से, मानसरोवर झील से ही ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है।
काफी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। बहुत हाइट पे होने पे क्या है, ये बहुत ही ठंडा होता है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो, बहुत ठंडा, ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया। कभी आप फ्रिज के अंदर हाथ डालो तो कितना ठंडा लगता है, तो वहां पे क्या है, आपको पूरी की पूरी बॉडी आपकी फ्रिज के अंदर डाल दी, ऐसा ठंडा महसूस हो। और ऊपर से तेज ठंडी हवा चल रही होती है, और हवा भी बहुत तेज चलती है, इसलिए वहां के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहने रहते हैं। तो वहां के लोग क्या करते हैं, बहुत भारी भरकम गर्म कपड़े पहनते हैं। तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। वहां के लोग भाई इतने पहाड़ी एरिया में रह रहे हैं, ठंडे एरिया में, तो वहां के जो घर भी हैं वो अलग तरीके से बनते हैं। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर होते हैं। किसके बनते हैं, लकड़ी के बनते हैं। बहुमंजिला मतलब कई फ्लोर्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बहुमंजिला। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे। भाई पहले लकड़ी के बनते थे, लेकिन अब जैसे जैसे समय बदल रहा है तो अब लोग सीमेंट, पत्थर के भी बनाने लगे। मगर पुराने समय में क्या, सिर्फ लकड़ी के बनते थे। वो क्यों बनते थे, क्योंकि वो इंसुलेटेड होते थे। भाई ठंड के समय वो गर्माहट देते थे, इसलिए। खिड़कियां भी अधिक बनाई जाती हैं। अब क्या है, खिड़कियां ज्यादा अधिक क्यों बनाई जाती है, ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर आ सके। भाई सूरज की रोशनी आएगी तो गर्माहट बनी रहेगी, इसलिए। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ा झुकी होती हैं। कैसी होती है, भूकंप से बचाव रहे तो वो थोड़ा अंदर की तरफ झुकी रहती हैं, ऐसे टिल्ट करके। फिर है, तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है ल्हासा। क्या, कौन सा बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर, क्योंकि भाई वहां पे ज्यादा आबादी रहती नहीं, तो बड़ा शहर कैसे बनेगा, जिस एरिया में भाई लोग रह सकते हैं ज्यादा, तो वो एरिया कौन सा हो गया, ल्हासा। 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। मतलब दुनिया में सबसे ऊंची जगह पे बसा हुआ शहर है ल्हासा। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ल्हासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। वो आ रहा है किसके अंतर्गत, भोला भाला। भोला भाला हमारा टॉपिक दिया ना, उसी के अंदर हमारे पास सामने प्रश्न पूछे गए। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया है क्या है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। बात सही है, वो बहुत भोला सा था, उनको चिंता रहती थी कि हमारे बाद इसका क्या होगा, कौन देखभाल करेगा। तो अब इसी स्टेटमेंट पे आधारित जो है हमारे पास एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है, तुम्हारे विचार से वह किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते होंगे। कौन, यानी कि जो राजा थे, जो तिब्बत के मंत्री थे, वो किस बात को लेकर परेशान होते थे, अपने बेटे के भोलेपन को। क्या कारण था, भाई भोला है तो ठीक है, लेकिन क्या कारण था इतना चिंतित होने का, तो क्या होगा। हमारे विचार से वे सोचते होंगे कि उनका बेटा आगे चलकर अपना खर्चा कैसे चलाएगा और अपना जीवन यापन किस तरह करेगा। भाई वो बहुत भोला था, उसको समाज में जीने के जो तौर तरीके होते हैं, जो चालाकी होती है, वो सब चीज़ें उसको नहीं पता थी। जब नहीं पता थी तो वो कैसे बाहर जाएगा, कैसे काम करेगा, क्योंकि कोई भी उसको बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बना लेगा। मान लो अगर उसने कुछ मेहनत करके कमाया भी, तो भाई बेवकूफ़ बनाने वाले तो बहुत है दुनिया में, तो बेवकूफ़ बना के उसकी सारी कमाई ले लेंगे। वो कैसे आगे बढ़ेगा, अपना परिवार कैसे चलाएगा, तो इस चीज़ की उनको बड़ी चिंता रहती थी। तो ये उनके चिंतित रहने का कारण था। अब उसी वक्तव्य पे, चिंतित होने पे दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। मतलब अगर आप तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो आप क्या उपाय करते। क्योंकि जैसे कि उन्होंने तो उपाय किया कि भाई उसको भेड़े दे दी, भेड़े देखो साथ में बोला 100 जौ के बोरे लेके आओ, तो ये उन्होंने 2 बार किया, दोनों बार उसकी हेल्प एक लड़की ने करी। तो ये उन्होंने, मंत्री ने अपने बेटे को थोड़ा समझदार करने के लिए कार्य किया था। लेकिन अगर आप होते इस जगह तो आप क्या करते, तो क्या करते, मैं तिब्बत की मंत्री की जगह होती तो अपने बेटे को प्यार से समझाती, यानी कि उसको समझाने की कोशिश करते हम कि बेटा बहुत ही आगे ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टफ होती है, इस दुनिया में अच्छे लोग नहीं होते, बहुत बुरे लोग भी होते हैं, तो तुम्हें चीज़ों को सीखना होगा, समझना होगा। इस तरह से हम चीज़ों को समझाने की कोशिश करते उसको, ताकि वो थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी चालाकी उसके अंदर भी आ जाए। अब आगे है हमारे पास में, अब नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो है शहर की तरफ। हमें बुक में दिया है ना, शहर की तरफ। उसमें क्या पूछा है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया।
ठीक है, शहर की तरफ रवाना किया था ना, वो भेड़े और जौ लेकर 100 भेड़े लेके कि तुम इनको जो है ना बेचना ना मारना, लेकिन साथ में 100 जौ के बोरे लेकर वापस लौटना। तो वो कहाँ भेजा था उसको? शहर भेजा था। तो अब इसी पर क्या प्रश्न है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा? क्यों भेजा था, किस कारण से भेजा था? मंत्री ने अपने बेटे को शहर में दुनियादारी को समझाने के लिए भेजा था। यानी कि मान लीजिए जैसे हम ही लोग हैं, मम्मी लोग आपको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं ना, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो हमको चीज़ें बताते हैं। पहले तो क्या है, मम्मा प्लेट में खाना लगा के दे देंगी, हाथ से भी खिला देंगी, पानी भी रख देंगी, पानी भी पिला देंगी, सब कुछ कर देंगी। लेकिन फिर क्या, अपने हाथ से खिला भी देती है, लेकिन धीरे धीरे कहती है नहीं अपने आप सीखो। तो अपने आप खाओ का मतलब ये नहीं होता कि मम्मा आपको प्यार कम करने लगी। बात यहाँ पर क्या हो जाती है कि मम्मा आपको धीरे धीरे चीज़ें सिखा रही हैं। अब जैसे आप बड़े होगे तो कुछ दिन में आपसे बोलेंगी बगल वाली शॉप से जाके कुछ थोड़ा सा सामान ले आओ, कि कुछ नहीं है जाओ अपने चिप्स खुद लेकर आओ। अगर ऐसे बोलेंगी ना तो क्या होता है, ये आपको क्या सिखा रही हैं कि आपको पैसे की काउंटिंग आए, आपको परचेज करने का कॉन्फिडेंस आए, कोई भी चीज़ आप किस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ परचेज कर सकते हो, ये चीज़ है। पहले आप लोग साइकिल चलाते थे तो कैसे होता था, सपोर्टिंग टायर होते थे। फिर मम्मी पापा ने एक दिन क्या किया, वो सपोर्टिंग टायर हटा दिए साइकिल में से कि नहीं अब बिना सपोर्टिंग टायर के आप साइकिल चलाना सीखो। फिर धीरे धीरे आप चलाना भी सीख गए। तो वो सपोर्टिंग टायर कौन होते हैं? वो मम्मा पापा होते हैं। मम्मा पापा धीरे धीरे अपना सपोर्ट हटाना शुरू करते हैं ताकि आप अपनी साइकिल यानी कि अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चला सके। तो यही काम किसने किया था? मंत्री ने किया था। मंत्री ने क्या किया था कि अभी तक तो उसको हर एक चीज घर पे मिल रही थी बेटे को, लेकिन अब उसको समझाने के लिए क्या किया, दुनियादारी सीखने के लिए उसे कहा कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, अब तुमको सारे काम खुद करने हैं। तो उसको भेज दिया कि जाओ तुम खुद करो जाके। तो क्यों भेजा था शहर? ताकि वो अपने बेटे को दुनियादारी सिखा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? मतलब भेड़ों के साथ शहर ही क्यों भेजा, कहीं और क्यों नहीं भेजा? क्या कारण था भाई? उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में इसलिए भेजा क्योंकि वह उसे चतुर और समझदार बनाना चाहता था। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए वो अपनी ही जगह भेज देता जहां भाई वो मंत्री रहते थे, तो वहां क्या होगा, वहां तो सभी जानते हैं उसके बेटे को, कोई ना कोई उसकी हेल्प कर देता। कोई हेल्प कर देता कि कोई चलो बेवजह ही उसको ऐसे मतलब कुछ पैसे नहीं लेता, 100 जौ के बोरे दे देता। तो वहां अब शहर इसलिए भेजा क्योंकि वहां पे उसे कोई नहीं जानता था, वहां पे उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं होता। तो यही समझ के मंत्री ने उसे शहर भेजा था कि वहां पे वो खुद अपना दिमाग लगाएगा, खुद चालाकी भिड़ाएगा और तब करके ये चीज लेकर आएगा। लेकिन वहां पे भी उसकी मदद करने वाली वो लड़की मिल जाती है। तो यहाँ पर ये चीज उसने क्यों भेजा था? क्योंकि अनजान जगह पे क्या होगा ना, आपकी हेल्प करने वाले कोई नहीं होंगे, तब आप खुद कोशिश करते हैं चीज़ों को। जैसे घर में आप होमवर्क करते हो तो कहीं ना कहीं मम्मा पापा, दादू दादी, भैया दीदी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर देते हैं। लेकिन स्कूल में क्या होता है, आपको अपने आप करना है। मैम आपको एक बार समझा देंगी लेकिन करना आपको अपने आप है। तो इससे कितने फायदे होते हैं? एक तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, दूसरा आपकी राइटिंग बहुत स्पीड पकड़ती है, आपको फटाफट एक टाइम लिमिट के अंदर अपना काम फिनिश करना होता है, आपकी राइटिंग अच्छी रहती है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हमने तो अपना काम खुद अपने आप किया। तो ये चीज़ें होती हैं कि हम अनजान जगह भेजते हैं। तो अनजान जगह क्या हुई, उसीलिए मंत्री ने अपने बेटे को शहर भेजा था। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। क्या दिया है, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? शहर में पता करो। कुछ लोग तो आज पड़ोस में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गए हों, तो उनसे बातचीत करो। रोज जानने की कोशिश करो कि क्या अपने निर्णय से खुश हैं। क्यों एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। तो बात क्या है, इसको बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, हम आपको एक छोटा सा वर्ड बता रहे हैं, विस्थापन। ये आपके लिए एक नया वर्ड है। किसी भी वजह से हमें अपना घर छोड़कर कहीं और जाकर बसना पड़े तो वो कहलाता है विस्थापन। इसको अगर हम थोड़ा सा सरल लैंग्वेज में बोले तो आजकल होता है ट्रांसफर।
बहुत से बच्चों के पापा जो है ना, आप देखते होंगे आपके आस पड़ोस या आपके खुद के पापा ऐसी जॉब में होंगे कि कुछ दिन में उनका ट्रांसफर हो जाता है दूसरी सिटी में जाके, ठीक है। तो ये इंग्लिश वर्ड है ट्रांसफर। विस्थापन मतलब परमानेंट विस्थापन हो जाता है। ट्रांसफर क्या है, जगह जगह आप बदलते रहते हो, मगर विस्थापन का मतलब है आप किसी काम काज के चक्कर में हमेशा के लिए किसी और जगह जाकर बस जाओ। तो ऐसे बहुत से परिवार होते हैं, तो उनको जगह जगह जब जाना पड़ता है तो बहुत तरह तरह की परेशानियां को भी सामना करना पड़ता है। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया, आपको पता करना है ये चीजें। क्या आपके परिवार में कोई ऐसा था या आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा है? अगर है तो एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चे से आप बात करिए इस बारे में और पता करिए कि उनको क्या परेशानियां हो रही हैं या किस कारण से उन्होंने ये कार्य किया, एक जगह से जाके उन्हें दूसरी जगह बसना पड़ा। तो क्या है, हमारे घर के बड़े लोग पहले गांव में रहते थे, यानी कि अब शहर में रहते हैं, पहले गांव में रहते थे। मेरे पड़ोस में गांव से आकर रहने वाला एक बच्चा अपने निर्णय से खुश है। अब उन्होंने बोला ना, एक बच्चा, एक स्त्री, एक पुरुष से बात करिए, तो बच्चा गांव से आकर यहां बसा है तो वो खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि यहाँ सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं, यानी कि आपकी जो ज़रूरतें होती हैं, जैसे मान लीजिए हमें स्कूल पास में मिल जाता है, सारा सामान मिलता है, बिजली 24 घंटे आती है, पानी घर में सप्लाई होता है, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो इसलिए वो बच्चा यहाँ पर आके खुश है। उस व्यक्ति ने वह स्थान कुछ परेशानियों के कारण छोड़ा था, मतलब उन्हीं के परिवार के क्या, जो गांव से आकर यहाँ बसे थे, कुछ परेशानियों के कारण वो गांव छोड़ा था। मेरे पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने पति की नौकरी छोड़ने के कारण पुरानी जगह छोड़ दी। वही मेरे पड़ोस में रहने वाले एक अन्य बच्चे ने पुरानी जगह अपने माँ बाप के साथ दूसरी जगह जाने के कारण छोड़ दी। तो अब क्या था, एक और स्त्री से बात करी तो उन्होंने क्या बताया कि उनके पति की नौकरी छूट गई थी, इसलिए उन्हें अपनी पुरानी जगह छोड़नी पड़ी और उन्हें यहाँ आकर बसना पड़ा। उसी तरह एक और से बात करी, उन्होंने क्या, पड़ोस में रहने वाली, उन्होंने एक और बताया बच्चे से बात करी, उन्होंने पुरानी जगह क्यों छोड़ी, क्योंकि उन्हें अब उनके माँ बाप को वो जगह छोड़नी पड़ी। अब माँ बाप को क्या छोड़ने का कारण था वो इसमें नहीं है, कोई भी कारण हो सकता है, नौकरी में ट्रांसफ़र हो सकता है, आपका स्थानांतरण हो सकता है, तो कई तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और अपने स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाज के नाम पता करो। अब जैसे गेहूं था, जौ था, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक। इसके अलावा क्या है, बाजरा है, चना है, मक्का है, सोयाबीन है, जो ये कई तरीके से खाया जाता है। इसकी सब्जी भी बनती है, आप बना सकते हो। इसको आप रोटी में, इसका आटा इसका रोटी में भी बनता है। तो कई तरीके से ये सारी चीजें, ये अनाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। क्या चीज? गेहूं, जौ, अनाज, ये तीनों ही शब्द क्या हैं? संज्ञा है। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। तो अब ये संज्ञा होती क्या है, आप सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन तब भी क्विक रिवीजन हम बता देते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा इन सब चीजों को बोलते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जैसे हम किसी का नाम ले लें, जैसे मैं क्या हूं? एक स्त्री। तो अब स्त्री तो बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है ना, होती है ना। तो जब बहुत सारी हो सकती है तो वो क्या हो जाएगा? एक जाति में आ सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं मैं रूपाली हूं तो ये मेरा नाम है। जब मेरा नाम हो गया तो मैं क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जिसका भी नाम हो जाएगा, जैसे हम बोल देंगे आगरा। आगरा क्या है? एक शहर का नाम है। क्या है? आगरा शहर का नाम है। तो आगरा तो पर्टिकुलर एक ही शहर का नाम है ना, तो क्या होगा? आगरा। आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हम शहर बोलेंगे तो शहर क्या होगा? जातिवाचक। तो शहर तो बहुत सारे हैं, आगरा है, मुंबई है, बरेली है, लखनऊ है, मथुरा है, हैदराबाद है। तो ये सब तो बहुत सारे शहर हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो इस तरीके से होता है। चलिए अब इसमें हमें करना क्या है,
क्या देखेंगे, नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। अब क्या दिया है, कुछ नाम क्या हैं, लेह, धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर, वेशभूषा। तो अब देखिए ये किस में आएगा। सबसे पहले देखते हैं लेह। लेह क्या है, लेह क्या है, एक जगह का नाम है, ठीक है। तो ये क्या होगा, नाम है, तो ये सीधे सीधे क्या आ जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं हम धातु। अब धातु तो बहुत तरह की होती हैं, लोहा, तांबा, पीतल, चांदी, सोना, बहुत तरह की धातुएं होती हैं। तो अब ये धातु इन सब क्या हुआ, बहुत सारी हो सकती हैं। तो ये किस में आएगा, हमारा जातिवाचक में। किस में आएगा, जातिवाचक में। फिर आता है शेरवानी। शेरवानी क्या होती है, शेरवानी एक परिधान का नाम है, जो परिधान पर, जैसे कुर्ता पैजामा हो गया, पैंट शर्ट हो गया, अंगरखा हो गया, उसी तरीके से शेरवानी क्या होता है, एक परिधान का नाम होता है। तो यहां पे तो नाम आ गया, तो फिर ये सीधे सीधे किस में हमारा चला जाएगा, ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर आते हैं भोजन। अब भोजन तो कई तरह का होता है। भोजन कैसा होता है, कई तरीके का होता है। उसके अंदर तो दाल, चावल, सब्जी, रोटी, बहुत तरह का आता है। वेज भी आता है, नॉन वेज भी आता है, शाकाहारी, मांसाहारी, दोनों तरीके का आता है। तो ये क्या हो जाएगा, किसमें आएगा हमारा, ये आएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा में। फिर आते हैं तांबा। तांबा धातु का नाम है, एक धातु का नाम है, तो ये हमारा किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाता है। फिर उसके बाद आते हैं खिचड़ी। अब ये जो खिचड़ी शब्द आया, खिचड़ी तो एक क्या है, एक भोजन का नाम है, एक पकवान का नाम हुआ ना, तो ये हमारा किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा। फिर उसके बाद आता है शहर। शहर तो बहुत सारे होते हैं, अभी मैंने आपको बहुत सारे नाम बताए थे ना शहर के, तो शहर के तो बहुत सारे नाम होते, वो किस में आएगा, हमारा जातिवाचक में। अब आता है वेशभूषा। अब वेशभूषा तो कई तरीके की होती है, कई तरह की वेशभूषा होती है। हमने आपको बताया अभी कि हम कभी क्या कहते हैं, हमने साड़ी पहन लीजिए, साड़ी ब्लाउज हो गया, सलवार सूट हो गया, गाउन हो जाता है, बहुत तरीके के आते हैं। तो वो वेशभूषा अलग अलग तरीके की हो गई, तो वो क्या होगा, हमारा जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तो ये इस तरीके से हम करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब क्या करना है, जो हमने अभी जातिवाचक संज्ञा अलग करी थी ना, उसके बारे में क्या दिया है, ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोच कर लिखो। तो जातिवाचक संज्ञा हमने कौन कौन सी अलग करी थी, धातु, भोजन, शहर, वेशभूषा, ये हमने 4 जातिवाचक संज्ञा निकाली थी उनमें से। अब हमें क्या करना है, इनके लिए हमें व्यक्तिवाचक संज्ञाएं लिखनी है। अब जैसे पहला हमारा था धातु, तो धातु बहुत तरीके की होती है, हमने आपको बताया था। तो यहां क्या है, सोना, लोहा, पीतल, कुछ भी हो सकता है, तांबा, चांदी, और भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, कॉपर, आप कॉपर में आप तांबा लेते हो, तो स्टील, तो ये सब धातुएं होती है, बहुत सारी धातुएं। फिर आते हैं भोजन। भोजन में क्या है, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, आपका आ जाएगा खीर, बहुत तरह की मिठाइयां आती हैं, चटनी, पापड़, तो ये सब तो भोजन के अंदर ही आता है, वो हो गया। फिर है शहर। शहर में क्या है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, आगरा, मथुरा, हैदराबाद, तो ये बहुत सारे शहरों के नाम भी हैं। फिर आते हैं वेशभूषा। धोती, साड़ी, कमीज, सलवार सूट, पैजामा, कुर्ता, अंगरखा, बहुत तरीके की होते हैं, तो वो हमारे किस में आ जाएंगे, वेशभूषा में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस टॉपिक के अंदर आया, तुम शेर मैं सवा शेर, ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर क्या पूछा गया है, इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए, था ना सचमुच नहले पे दैला, तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो, उसे एक कागज में लिखो और तुम सभी अपने अपने चिट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ और इस डिब्बे से एक चिट निकालकर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। तो ये एक एक्टिविटी है जो आपको कई सारे बच्चों के साथ बैठकर करनी है।
चिट में कोई चीज ऐसी लिखिए जो किसी सूझबूझ के साथ, जैसे वहां पे उसने बोला राख की रस्सी बनाने के लिए, अब राख की कहीं रस्सी बन सकती है? कभी भाई राख को हम टच नहीं कर सकते, टच करेंगे तो वो तुरंत टूट जाएगी। तो उसने तब भी उसने राख की रस्सी बना के राजा को दी थी, वो उसकी समझदारी थी। तो उसी तरीके के कुछ काम आपको ढूंढने हैं। तो क्या हमने देखा, देखिए यहां पर अध्यापक ने कहा कि तुम पानी का पत्थर लेकर आओ। अब अध्यापक ने हमें एक टास्क क्या दिया, पानी का पत्थर लेकर आओ। अब पानी होता है लिक्विड और पत्थर होता है सॉलिड। अब ये कैसे होगा? तो क्या किया, कुछ सोचने के बाद मैंने उनसे कहा कि फिर आपको उस पत्थर को आधे घंटे हाथ में रखना होगा। तो भाई कुछ हमने समझ लगाया कि ठीक है, अच्छा हम ले आएंगे पानी का पत्थर, लेकिन उस पत्थर को आपको हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए हाथ पर रखना पड़ेगा। अध्यापक ने मुझे हाँ कह दिया, उन्होंने कहा ठीक है मैं रख लूंगा आधे घंटे। तो उन्होंने क्या बोला, फिर मैं एक बर्फ का टुकड़ा ले आया और उन्हें दे दिया। वह हैरान रह गए और मन ही मन सोचने लगे कि वह आधे घंटे हाथ में कैसे रखेंगे। छात्र अपनी सूझबूझ से कोई काम ढूंढकर खेल पूरा करें। तो यहां पर एक खेल हमने आपको बताया, इसी तरीके से आप अपनी सूझबूझ से कुछ चीजों को करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच ये टास्क जरूर करिएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसी में, मंत्री ने अपने बेटे से कहा पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो अब क्या था, पहली बार जब उसको बोला था, शहर भेजा था भेड़ों के साथ और कहा था कि 100 जौ के बोरे लेके आना, तो लड़की ने क्या सुझाया कि भाई वो भेड़ों के बाल उतार के बेच दिए और बेचने के बाद जो पैसा आया उससे जौ खरीद लिया था। तो अब वो भेड़ों के बाल उतारने का जो कारण था वो मंत्री को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तो अब आपको ये बताना है क्या सचमुच जो है मंत्री को नहीं पसंद आया था और उसको पसंद ना आने का कारण क्या था। तो क्या था, ऐसा नहीं था कि उन्हें बात पसंद नहीं आई, लेकिन मंत्री को पता चल गया था यह काम उनके बेटे ने नहीं किया है। वैसे भी वह अपने बेटे को चालाक या होशियार बनाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। वह बाद में उसने उस लड़की से अपने बेटे की शादी भी करवाई। तो यहां पर क्या था, टास्क किसको दिया गया था, बेटे को दिया गया था, मगर वो टास्क बेटे ने तो किया ही नहीं। किसने किया था, दूसरी लड़की ने किया था। अब इसमें उनका बेटा तो कहीं समझदार हो ही नहीं पाया, वो तो कहीं चालाक ही नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी तो किसी ने मदद कर दी थी। तो इसलिए वो थोड़ा सा खुश नहीं थे, क्योंकि वो अपने बेटे को चालाक बनाना चाहते थे। लेकिन बाद में भाई जब वो नहीं बन पाते तो उन्होंने एक समझदार लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दी थी। अब क्या है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है सींग और जौ। क्या था, सींग दूसरी बार बेचा था और जौ लेके आए थे ना, तो उसी पर है। क्या, पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए, दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने यह चीजें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा, अपनी कल्पना से बताओ। तो भेड़ के बाल से क्या होता है और उनकी सींग से क्या कार्य होता है, ये आपको बताना है। तो क्या दिया है, जिन लोगों ने यह चीजें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों से ऊन के वस्त्र और सींगों से सजावटी सामान बनाया होगा, यानी कि वस्त्र और सामान सजावटी बनाए होंगे। नेक्स्ट है बात को कहने के तरीके। यहां पर बात को कुछ थोड़ा सा घुमा फिरा कर बोला गया है, तो वही कहने के तरीके पे हमारे पास क्वेश्चन है। क्या दिया है, नीचे कहानी के कुछ उपाय दिए गए हैं, इन बातों को तुम किस तरह से कह सकते हो। किस तरीके से कहेंगे हम, चैन से जिंदगी चल रही थी। अब यहां पे एक वक्तव्य बोला गया ना, चैन से जिंदगी चल रही थी। अब इसका अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, जिंदगी आराम से कट रही थी, खुशी खुशी कट रही थी। इस तरीके से होगा ना, जिंदगी क्या था, आराम से कट रही थी। नेक्स्ट है होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। किसको, उसके बेटे के बारे में बोला गया था ना, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। वह होशियार नहीं था, मतलब क्यों था, वो भोला भाला था, बिल्कुल भी होशियार नहीं था। मतलब जो ये सेंटेंस आपको दिया गया उसी को आपको अपनी लैंग्वेज में बदलना है। फिर है मैं इसका हल निकाल देती हूं, मैं इसका हल निकाल देती हूं। तो इसे हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, मैं इसके लिए उपाय बता देती हूं। मतलब होता ना, कोई प्रॉब्लम थी, इसका सोल्यूशन मैं जानता हूं, मैं सोल्यूशन बता देती हूं। तो वही क्या है, इसका उपाय मैं बता देती हूं। फिर नेक्स्ट क्या है,
उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। क्या हुआ? उनकी अपनी चालाकी किसकी? मंत्री की उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। जब राख की रस्सी उस लड़की ने बना के दे दी थी, अपनी चालाकी धरी रह गई, तो क्या हुआ? उनकी अपनी चालाकी किसी काम नहीं आई। तो जो चालाकी दिखा रहे थे ना कि राख की रस्सी बना के लेकर आओ, मैं राख की रस्सी पहन लूंगा, रस्सी बना के तो लड़की ने दे दी। अब उसके बाद उनकी चालाकी धरी रह गई। क्यों? क्योंकि वो रस्सी वो पहन ही नहीं सकते थे, उठाने की बात तो दूर, उसे छू तक नहीं सकते थे उस रस्सी को। तो यहां क्या है? उसकी अपनी चालाकी किसी भी काम नहीं आई। किसकी नहीं आई? राजा की नहीं आई। मंत्री की बिल्कुल भी नहीं आई थी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। ये हम सभी को पता है, उसी को चालाकी को सिखाने के लिए तो ये चैप्टर रखा गया था। वो बिल्कुल भी होशियार नहीं था। तो क्या था? होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। होशियार और चालाक, इनमें क्या फर्क होता है? और उसके अलावा दूसरा क्या है? भोला और बुद्धू में भी क्या फर्क होता है? आपको ये फर्क पता करना है। तो क्या होता है? होशियार से तात्पर्य है समझदार होना। क्या मतलब होता है? समझदार होना। किसी चीज को हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कहीं हम मुश्किल में फंस जाते हैं तो उसके लिए हम क्या जुगाड़ लगा सकते हैं, इस तरह की चीज को हम क्या बोलते हैं? होशियार होना। जैसे मान लीजिए सपोज आप आज पेंसिल से काम कर रहे हो, अब पेंसिल काम करते करते क्या हुआ? पेंसिल इतनी छोटी हो गई कि हमारे हाथ में पकड़ में नहीं आ रही। तो अब आप क्या करोगे? उसी पेंसिल से लिखते रहोगे? क्या करोगे? किसी और पेन का कैप निकालोगे, पेंसिल में फंसाओगे, उसको होल्ड करने वाला लायक बना लोगे और काम कर लोगे आसानी से। ठीक है ना? अभी मान लो एट अ टाइम आपके पास नई पेंसिल नहीं है, तब आप क्या करोगे? तो ये क्या होगा? आपकी समझदारी होगी, आप होशियार हो, ये चीज होगी। अब उसके आगे क्या है? जबकि चालाक का अर्थ होता है अत्यधिक चतुर होना। अब क्या होगा? उसमें क्या होगा? अब इसमें चतुर होना मतलब जो चालाकी से काम कर ले जाए, वो होता है चतुर। अब हमने जैसे पेंसिल का उदाहरण आपको अभी दिया, हमने पेंसिल उदाहरण दे दिया कि आप क्या करोगे? किसी पेन का कैप निकालोगे और फटाफट अपना काम कर लोगे। मगर जो बच्चा चतुर होगा वो क्या करेगा? वो चुपके से जाके दूसरे बच्चे की डेस्क से पेंसिल ले आएगा और अपना काम शुरू कर देगा। तो ये क्या हुआ? चालाकी हुई। ये समझदारी नहीं हुई, ये क्या हुई? चालाकी हुई। अब हम आते हैं नेक्स्ट। जो व्यक्ति दूसरों से काम निकलवाने के लिए तरह तरह की बातें करता है उसे हम चालाक कहते हैं। वहीं जो व्यक्ति समझदारी की बात करता है उसे हम समझदार कहते हैं। इसी प्रकार भोला का अर्थ है सीधा साधा होना और बल्कि बुद्धू का अर्थ है बेवकूफ होना। यानी कि जैसे आप दूसरे की डेस्क से पेंसिल लेने जाओ, उससे तरह तरह की बात करो और उससे पेंसिल ले आओ, तो वो बच्चा तो बुद्धू बन गया ना, है कि नहीं? वो बुद्धू बन गया। और भोला भाला का क्या मतलब होता है? सीधा साधा चुपचाप। तुम क्या, मुझे तुम्हारी पेंसिल चाहिए, तो उसने कुछ बात नहीं सुनी, सीधा था इसलिए उसने अपनी पेंसिल उठा के दे दी। उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं काम कैसे करूंगा। और दूसरा व्यक्ति जो बुद्धू बना वो कौन? वो तुम्हारी चालाकी भरी बातों में फंस गया और अपनी पेंसिल निकाल के दे दिया। और सीधा क्या होगा? जो तुम जाओ और तुरंत उससे बोलो कि मुझे पेंसिल दे दो, वो चुपचाप उठा के देगा, उसको कुछ सुनेगा नहीं। तुमने बोला पेंसिल दे दो, उसने पेंसिल दे दी। तो ये फर्क होता है सीधा और बुद्धू में। नेक्स्ट है, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान? क्यों? तो वो जो लड़की जिसने हेल्प करी थी मंत्री के बेटे की, उसे आप क्या बोलोगे? समझदार या बुद्धू? तो यहां पर क्या है? लड़की को हम बुद्धिमान कहेंगे क्योंकि वह बुद्धि के बल पर हर समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ लेती थी। क्या होता? उसकी बुद्धि बहुत शार्प थी, कोई भी समस्या हो वो फटाफट जो है उसका हल ढूंढ लिया करती थी। अब हमारे पास क्या है? आखिरी हमारा है नाम दो। यहां पर एक छोटी सी चीज हमारे सामने रखी गई है, इसमें किसका नाम देना है, क्या करना है, पहले हम पढ़ते हैं। कहानी में लोनपोगार के बेटे और लड़की का कोई नाम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांट कर बेटे और लड़की को कोई नाम दो। नमिया, डाबा, मिगमार, लाकपा, नुखू, फू, दोरजे, ये क्या है? कोई खाने की चीजें या घूमने की जगहों के नाम? जी नहीं, ये तिब्बती बच्चों के कुछ नाम हैं। ये सारे नाम की तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नामिया नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को। मानते हैं कि इस बच्चे को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा वह शक्ति बढ़ती जाएगी।
सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डाबा रखा जाता है। यह लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है। तिब्बती भाषा के डाबा के दो मतलब होते हैं, सोमवार और चांद। यानी डाबा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी या अंधेरा दूर करेगी। तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों का भी नामकरण करते हैं। बुद्ध मतलब हमारे महात्मा बुद्ध जी नामकरण करते हैं। खासकर दोलमा नाम बहुत मशहूर मिलता है। यह बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है। अब ये हमको बताया गया, तो हमें नामकरण किसके लिए करना है? मंत्री के बेटे और उस लड़की के लिए। तो तिब्बत के कुछ नाम दिए गए, हमने उनका किया, लेकिन आप कोशिश करना कि आप अपने हिसाब से भी उनका नाम रख सकते हैं, लेकिन तिब्बती नाम बच्चों के नाम के ऊपर जो हमारे इस पैराग्राफ में दिए हुए हैं, जैसे डाबा है, नामिया है, ये कुछ नाम दिए गए ना, तो उसी पे आपको रखना है। तो यहां पर क्या दिया है? लोनपोगार के बेटे को हम नुखू कहेंगे, नुखू नाम देंगे, जबकि उस लड़की को हम डाबा नाम देंगे। तो हमने ये दो नाम रखे। आप चाहें तो इन नामों को बदल भी सकते हैं, अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। तो ये पाठ हमारा है फसलों का त्योहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहां तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहां हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है, आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो ये समय कब है? खिचड़ी का, यानी कि 15 जनवरी, 14-15 जनवरी को हम लोग के यहाँ खिचड़ी होती है, उसके आसपास का समय। उस समय क्या है, धूप में थोड़ी गर्माहट आ जाती है, क्योंकि ठंड बीत जाती है। थोड़ा सा समय जो बहुत ही मुश्किल ठंड का समय होता है बीत जाता है। और आज जो यहाँ पर जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि सूरज के कहीं पता ही नहीं है, 10 दिन से सूरज नहीं निकला है, आग तापी जा रही है, तो सब ठंड से परेशान है। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी ही चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना। तो यहां पर क्या दिया है उन्होंने कि बाहर देखने पे समय का अंदाजा नहीं था। अब समय का अंदाजा मतलब सूरज नहीं निकला है, ठीक है। तो बाहर मौसम कैसा होता है? बदली वाला मौसम होता है ना, सूरज नहीं होता है तो कैसा रहता बदली, कि अब पता नहीं चलता कि भाई सुबह का टाइम है कि शाम का टाइम है कि दोपहर का टाइम है। तो इन टाइम समय में हम फर्क नहीं कर पाते, क्योंकि मौसम हमेशा कैसा बदली का बना रहता है, धूप नहीं रहती, तो इसलिए पता नहीं चल रहा। पहले एकदम सन्नाटा रहता था, अब क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती थी तो बिल्कुल सन्नाटा रहता था, तो लोग ज्यादा चहल पहल नहीं करते थे। लेकिन अब क्या है, कानों में थोड़ा थोड़ा आवाज आ रही है। चापाचल यानी कि पानी जो चलता है ना, उसको बोलते, वो चल रहा है, पानी गिरने की आवाज आ रही है। इतने में किसी ने बोला कि जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना, मतलब जाके भाग के देखो कि केले के पत्ते आए हैं या नहीं। आज ई लोग के उठे के नाखी का बोल जल्दी तैयार हो खरा। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि क्या आज इन लोगों को जल्दी उठने की नहीं है क्या? उनसे उन लोग को बोलो कि जल्दी उठें और तैयार हो जाएं। अब तो उठने में ही भलाई है। तो अब क्या है, अब कौन बोल रहा है? जो बच्चा बोल रहा है ना, जो हमको सुना रहा है, वो क्या बोलता है? अब उठने में ही भलाई है। तो अब ये जो बोल रहा है ना, जिसने बोला कि केले के पत्ते आए कि नहीं, इन लोग को उठने का है कि नहीं, जल्दी बोलो तैयार हो जाओ, ये कौन है? घर की बुजुर्ग दादी हैं, वो बोल रही हैं। और ये क्या है, उठने में भलाई है, तो ये किसने बोला है? ये उन्हीं का पोता है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ था। खिचड़ी में ऐसन ठाठ हम पहले कब्बो ना ही देखी नी, सारा देह कनकना देत। तो क्या बोल रहे हैं कि खिचड़ी के समय जो है ऐसी ठाट बाट हमने कभी भी नहीं देखी थी, बड़ा मजा आ रहा है देखने में। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। अब भाई ठंड का मौसम है, अब धोती कैसी होती, खुली खुली रहती है, तो उसमें क्या है, पापा बोल रहे थे कि इस धोती में मुझे आज कुछ ठंड ज्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। मचिया मतलब चारपाई टाइप की होती, चारपाई होती है, छोटी सी होती है, उस पे जो है दादी बैठी हुई थी। कैसी साड़ी पहने? सफेद साड़ी पहने। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल, गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता।
बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। अब दादी के सारे बाल सफेद हैं, एक भी बाल उनका काला नहीं है, और एकदम बाल ऐसे सॉफ्ट जैसे सेमल की रुई, और एकदम जैसे लग रहा था बड़ी धुली धुली सी दादी बैठी। एक तो सफेद साड़ी पहनी, बाल सफेद एकदम, तो जैसे लग रहा था बहुत धुली हुई सी दादी बैठी हुई हैं। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिट्ठा यानी कि गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान में दे दिया गया। अब खिचड़ी के समय क्या होता है, केले के पत्ते होते हैं, केले के पत्ते पे गुड़, चावल और क्या चीज बताया गया, तिल, इन सब के छोटे छोटे से ढेर, घर के जितने सदस्य होते हैं, मान लीजिए आपके घर में 5 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, उतने छोटे छोटे ढेर बना दिए जाते हैं। जो भी नहा के आता है वो क्या करता है, उसको छूता है और बीच में कर देता है। तो बीच में करने से क्या होता है, वहां पे ये छू लिया गया है पार्ट, दूसरा आएगा, दूसरा छू के उसको बीच में कर देगा। जब सारा चावल इकट्ठा हो जाएगा तो इकट्ठा करने के बाद में क्या कर दिया जाएगा, उसको दान में दे दिया जाता है। खिचड़ी वाले दिन ये ऐसा दान किया जाता है। आज तो अपी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। खिचड़ी वाले दिन क्या होता है, बिहार के साइड में चूड़ा दही खाया जाता है, ये वहाँ का ट्रेडिशन होता है चूड़ा दही खाने का। मगर दीदी जो हैं और अप्पी जो हैं, उनको चूड़ा दही बिल्कुल पसंद नहीं है, और नाश्ते में कुछ आज बनना नहीं, क्योंकि नाश्ता आज चूड़ा दही का, चूड़ा दही और गुड़ मिलाकर इसका नाश्ता किया जाता है सुबह सुबह। उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। गया जो है वो तिलकुट के लिए बहुत पसंद होता है। तिल को कूट कर बनाई गई एक मिठाई होती है जिसको बोला जाता है तिलकुट, और इसमें क्या है, वो गया में से ही आता है, क्योंकि ये तिल, गुड़ और चीनी के साथ बनाया जाता है। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं, मतलब कितनी अलग है। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू से दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ने की कोशिश करना। तो मतलब जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हम अपनी संस्कृतियों से कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। तो मतलब जब छोटे थे तब कैसे मनाते थे, नाव पर बैठकर गंगा नदी पार करते थे, बालू पे जाते थे, वहां ढेर बनाते थे, पतंग उड़ाते थे। बहुत ये बचपन की बात बताई जा रही है। कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला दिद्दा, आनंद जी, ये झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते थे। तो बच्चे खेलते थे और घर के बड़े क्या करते थे, वहां पर खिचड़ी बनाते। भाई सुबह तो दिल जो है दही चूड़ा का नाश्ता हो गया, अब उसके बाद दोपहर में क्या बनती थी, खिचड़ी बनती थी। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए ये मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। तो बीच में क्या होता था, भाई चलो हम भी थोड़ी देर मटर छील लेते हैं, थोड़ी देर प्याज छील लेते हैं, तो बच्चे भी उसमें हेल्प किया करते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। कहने का मतलब क्या है कि ये चाहे हम किसी भी तरह से कोई भी त्योहार मनाएं, और हर त्योहार में खुशी का होना जरूरी होता है। तो ये खिचड़ी का एक बिहार में जिस तरीके से ट्रेडिशन मनाया जाता है वो आपके सामने रखा गया है। यहाँ पर जनवरी माह के मध्य में भारत में लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। तो ये जो 15 जनवरी या 14 जनवरी को जो खिचड़ी का त्योहार मनाया जाता है, जनवरी का मध्य, 14-15 जनवरी मध्य होगा ना, तो उस बीच जहां पर खिचड़ी का त्योहार आपका मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, आपका सभी प्रांतों में। तो यहाँ पर सभी प्रांतों में, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी का त्योहार मनता है, उसी तरीके से और भी प्रांत हैं जहां पर अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। अब कौन कौन से प्रांत हैं? कोई फसलों से तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कोई लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम पड़ेगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। अब क्या होता है, ये समय ऐसा होता है कि ठंड हल्की कम हो जाती है। तो अब क्या है, पाला, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो पाला पड़ जाता है, तो खेत जितने खड़े होते हैं ना वो सब नष्ट हो जाते हैं। पाला क्या होता है, पाला होता है बहुत ज्यादा ठंड से जो है पेड़ों का खराब हो जाना, इसको बोलते हैं। एक उससे जो है ना पेड़ के पत्ते आप देखोगे, कभी कहीं देखना जाकर, कभी भी कहीं किसी ठंडी जगह पे जाना,
तो वहां पर क्या होगा, आप देखो कि पेड़ एकदम, पत्ते एकदम एकदम सफेद से पड़ जाते हैं, वो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। तो वो होता है पाला पड़ना। इसलिए आप देखिए जहां पर बर्फ पड़ती है, जब बर्फ पड़ती है तो वहां पे कहीं भी हरियाली देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बर्फ से सब सारी हरियाली खत्म हो चुकी होती है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, सभी प्रांतों में फसलों से जुड़े ही आपके त्योहार मनाए जाते हैं इस मध्य में। कोई इसलिए कि फसल कट के तैयार हो गई, कोई इसलिए कि भाई अब ज्यादा ठंड नहीं पड़ेगी और जितनी भी फसलें खेत में खड़ी हैं वो सभी बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है, मतलब हर प्रांत में अपने अपने तरीके से इन खुशियों को मनाया जाता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। भाई फसल कट गई, कट के घर आ गई, तो भाई एक त्योहार ही होता है किसानों के लिए, तो भाई त्योहार ही होगा। तो इस बात से वो बहुत खुश होते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, अब देखिए हर जगह पर ये त्योहार कैसे कैसे मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत के नाम से जाना जाता है। असम में इसी में क्या मनाया जाता है, बिहू मनाया जाता है। केरल में ओणम के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है। पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व, सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। तो ये जितने भी त्योहार मनाए जा रहे हैं ये सब जनवरी के मध्य में मनाए जा रहे हैं और सब ही फसलों से जुड़े ही त्योहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। तो जनवरी के मध्य से लेकर अप्रैल तक अलग अलग समय मनाते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोरों खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। सरहुल कितने दिन तक मनाया जाता है, 4 दिन तक मनाया जाता है। कहां पर, झारखंड में। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। तो देखिए अब झारखंड में ही सरहुल में, भाई देखिए वो आदिवासी प्रांत है, तो हर आदिवासी लोग इसे अलग अलग टाइम पे मनाते हैं। कोई इसे कहां पर मना रहे हैं, संथाल लोग फरवरी मार्च में मना रहे हैं, तो ओरांव लोग कब मनाते हैं, मार्च अप्रैल में मनाते हैं। तो ये मगर होता ये प्रकृति से रिलेटेड ही है, यानी कि नेचर की ही पूजा करी जाती है। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। साल का एक पेड़ होता है, बहुत बड़ा सा पेड़ होता है, तो उस दिन उस पेड़ की पूजा करी जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। तो ये टाइम क्या होता है, ये होता है फूल आने का समय होता है, यानी कि साल के पेड़ पर फूल आता है और बहुत ही अच्छा मौसम रहता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बटे छोटे छोटे गांव होते हैं। तो ये एक प्रकृति दर्शन भी आपको कराया, कैसा, छोटी छोटी घाटियां होती हैं। भाई जो झारखंड है वो छोटा छोटा पहाड़ियों में बटा हुआ है, पूरा प्लेन सरफेस नहीं होता, ना ही बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं। लंबे लंबे साल के वृक्ष होते हैं, ना साल के वृक्ष बहुत लंबे होते हैं और आसपास छोटे छोटे गांव बसे होते हैं, क्योंकि आदिवासियों के गांव उन्हीं छोटे छोटे एरिया में विभाजित होते हैं, जो साल के होते हैं ना वहीं पर होते हैं। लिपे पुते, करीने से बुहारे और सजाए गए इन घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। तो अब क्या होता है, ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है, साल के पेड़ है, अब इस तरीके से कमर में हाथ डाल लेते हैं, कमर में हाथ डाल के खड़े हो जाते हैं एक पंक्ति में मतलब लाइन में एक दूसरे की कमर में हाथ डाल के खड़े हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, डालकर नृत्य करते हैं, उसी का उनको नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं। एक दिन तो नृत्य किया, फिर दूसरे दिन क्या, नृत्य करते करते घरों में जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। चंदा मांगते हैं यानी कि कुछ आप हमें दान दीजिए। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं, पर चंदे में क्या मांगते हैं, पैसे नहीं मांगते, क्या मांगते हैं, मुर्गा, चावल और मिश्री। क्या मांगते हैं, मुर्गा, चावल, मिश्री मांगते हैं। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। भाई दान चंदा लेकर खूब इकट्ठा कर लिया, फिर उसके बाद वो सामूहिक रूप में बनता है और फिर खाना पीना और खूब खेलना होता है। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है। फिर तीसरे दिन पूजा हुई, पहले दिन नृत्य किया, फिर दूसरे दिन चंदा मांगा और
तो खूब खाया पिया सब कुछ हुआ, और उसके बाद होती है पूजा, जिसके बाद लोग अपने कानों और में सरई का फूल पहनते हैं। सरई का एक फूल आता है छोटा सा, उस पूजा के बाद वो यहाँ कान पे ऐसे करके, जैसे ये चीज ये है ना, इसको ऐसे करके पहन लिया जाता है। तो वो बहुत शुभ होता है, बहुत माना जाता है। जैसे आप लोग कहीं देखते होंगे पूजा के टाइम जो है ना, जब नवरात्रि के टाइम जो है, जो गेहूं का जौ उगाया जाता है, जौ उगाते हैं ना, तो उसको भी कानों पर पहना जाता है। तो उसी तरह सरई का फूल भी पहना जाता है। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। फिर जिस दिन ये पूजा संपन्न हुई और सरई का फूल कान में लगाया गया, उसी दिन से वसंत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। अब उसी दिन क्या होता है, धान की पूजा करके, और जो आशीर्वादी धान होता है, धान चढ़ाया जाता है, धान की पूजा करते हैं, धान चढ़ाया जाता है, फिर उसी धान को खेतों में बोते हैं। भाई वो अच्छा हो गया, अब क्या है, वो उसको बोएंगे तो काफी अच्छी धान की फसल होगी, ऐसा उन लोग का मानना होता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में, अभी हमने झारखंड के रूप में देखा कि झारखंड में किस तरीके से मनाया जाता है। अब उसी तरीके से तमिलनाडु में मकर संक्रांति से जुड़ा ही त्योहार हम मनाते हैं, पोंगल। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घर पहुंचती हैं। अब ये किसका त्योहार, ये भी फसल से जुड़ा है, लेकिन ये फसलें जो हैं कटकर कहां पहुंच रही हैं, घर पहुंच रही हैं। इस बात की खुशी होती है। लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं। जो नया नया धान कूट कर आता है ना, फिर उसका क्या करते हैं, चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लगाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। मतलब घर के बाहर जो है एक छोटा सा बनाया जाता है, वहाँ मटका रखा जाता है। आग लगाने के लिए थोड़ा सा लकड़ी कड़ी रख के ना मटका रखा गया, मटके में दूध, चावल और गुड़ डालकर उसे बाहर आंगन में, धूप में मतलब आंगन में रख देते हैं, खुले एरिया में, कि पकने के लिए रख दिया जाता है। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। मटकी की जो होती है ना, ऐसे करके गोल मटका होता है, और हल्दी ऐसे लंबी लंबी सी होती है, उसे क्या करते हैं, एक धागे में बांध के चारों तरफ मटके बांध देते हैं, क्योंकि हल्दी शुभ मानते हैं। यह मटका दिन के 10:30 बजे तक धूप में रखा रहता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके के बाहर गिरने लगता है, 10:30 बजे तक, सुबह से रखा गया 10:30 बजे तक, क्योंकि भाई आग धीमे धीमे होती है, धूप की भी तपिश होती है, और धीरे धीरे दूध जो है उबलकर बाहर आने लगता है। और जैसे ही वो बाहर आता है, उफान आता, जैसे ही दूध में उफान आता है, भाई दूध आप लोगों ने घर में भी देखा होगा, उबलता है ना, तो जब उबलता है तो कैसे वो बर्तन के पतीले के बाहर आने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, दूध का उफनना। तो वो जैसे ही उफनता है तो सब क्या होता है, और दूध चावल मटके के बाहर गिरने लगता है। जाहिर सी बात है, होगा तो वो बाहर गिरने लगेगा। तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। क्या बोलते हैं, पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, यानी कि खिचड़ी में उबाल आ गया, ऐसा सभी लोग कहना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर, अब ये तो पोंगल क्यों मनाया जाता है आपको ये समझ में आया, क्योंकि फसल कटकर घर आई। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेट में। दूसरा स्टेट हमारा क्या है, दूसरी ओर गुजरात। अब गुजरात हम पहुंच गए। गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। वहां कैसे मनाया जाता है, पतंग उड़ाई जाती है। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार, रंग, रूप की पतंगे आकाश में लहलाती हुई मिलेंगी। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। तो जिस दिन मकर संक्रांति होती है ना, उस दिन गुजरात में आप देखोगे ना, बहुत पतंगे उड़ाई जाती है, बहुत, क्योंकि ये वहां पर पतंग उड़ाने का ही त्योहार माना जाता है। और इतनी उड़ाई जाती है, आसमान में आप हर कलर देखोगे, हर शेप्स देखोगे, बहुत बड़ी बड़ी, बड़ी से लेके छोटी तक, और इतनी होती है कि सूरज तक ढक जाता है। आप सोचो कितनी सारी होती है। मतलब ये सच में लिटरली सूरज नहीं ढकेगा, मतलब ये कहावत है, सूरज ढक जाता का मतलब बहुत ज्यादा पतंगे होती हैं आसमान के अंदर। ये हो गया। अब हम आते हैं कहां पर, कुमायूं में। कुमायूं में कहा, वे मकर संक्रांति को घुघुतिया, क्या बोलते हैं, घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं। घुघुतिया वाले जिस दिन मकर संक्रांति बनती ना,
उसी टाइम पे कुमायूं में उस त्योहार को क्या बोलते हैं, घुघुतिया बोलते हैं। तो उस दिन आटे और गुड़ को मिलाकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दामिड़ का फूल। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है, मतलब छोटे छोटे से शेप्स दे दिए। आटा जैसे मम्मा देखते ना, आप रोटी पूड़ी के लिए मम्मा आटा बनाती है, तो बस वैसा ही आटा गूंद लिया जाता है और उससे डिफरेंट डिफरेंट शेप दे दीजिए। कभी कभी आप मम्मा से बोलते हैं मम्मा मुझे डिफरेंट शेप की रोटी खानी है, बोलते हैं ना, तो मम्मी कभी स्माइली बना देती है, कभी स्टार्स बना देती है, तो इस तरीके से बनाती है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी शेप होते हैं। वो शेप क्या होते हैं, कोई डमरू बनता है, कहीं तलवार बनती है, दामिड़ का फूल बनता है। दामिड़ का फूल कैसे होता है, जो है वो आकार इस तरीके से जो है ना, ये और ये ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे 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 करके होता है, उसमें ऐसे ऐसे करके जो पत्ते उसके जो है ना ऐसे बने होते हैं और ये यहाँ से बीच से ऐसे डंडी लगी होती है, तो वो कहलाता है क्या है, दामिड़ का फूल कहलाता है। तो अब इस दामिड़ के फूल में क्या होता है, ये बना दिया, अब उन सबको तल के और एक माला में पिरो लिया जाता है। अब पिरोने के बाद में क्या होता है, जब इसको पिरो लिया जाता है तो माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेड़ी पिरोई जाती है। गंडेड़ी मतलब उसकी डंडी जो बोलती है, उसको पिरोया जाता है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है, ठीक है, बहुत अच्छे से उन्होंने गंडेड़ी लगा ली। अब उसके बाद वो जो माला है वो सुबह बच्चों को दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं, उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। अब वो जो माला उनको दी गई और गंडेड़ी दी गई, अब बच्चे क्या करते हैं, वो जो माला में उन्होंने डमरू, तलवार, दामिड़ का फूल बनाया था, अब उसको जो है ना वो तोड़ते हैं और ऐसे ऐसे कर फेंकते हैं कि पक्षी वापस आ जाए, क्योंकि ठंड बहुत पड़ी होती है कुमायूं में। कुमायूं तो पहाड़ी एरिया होता है, तो वहां बहुत ठंड पड़ती है, तो पक्षी चले गए होते हैं उस ठंड के टाइम में। अब उनको वापस बुलाना है, तो वापस बुलाने के लिए करते हैं वो सारी चीजें तोड़ तोड़ के फेंकते हैं कि वो पक्षी वापस आ जाए। तो ये उस दिन घुघुतिया के दिन किया जाता है। और क्या गाते हैं, फेंकते हुए गाते क्या है, कौवा आओ घुघतू आओ, ले कौवा बैठो, माँ के दे जा सोने घेड़ो, खा ले पूरी, माँ के दे जा सोने की छुरी। तो ये फेंकते जाते हैं और वो बच्चे यही गीत गाते जाते हैं। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वो मांगते हैं। अब बच्चों की जो भी चीज पाने की कामना हो वो साथ में उस चीज की प्रेयर भी करते हैं। जैसे भगवान के सामने हाथ जोड़ के हम लोग प्रेयर करते हैं ना कि हमको ये दे दीजिए, उसी तरीके से वो भी ये कामना करते जाते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। तो यहाँ पर क्या है, कहीं खिचड़ी बन रही है, कहीं दूध चावल की खीर बन रही है, तो कहीं छोटे छोटे आकार के जो शेप्स बना के उनकी माला पिरोई जा रही है, कहीं बहुत तरह के पकवान बन रहे हैं। तो बहुत तरीके से ये मकर संक्रांति हर जगह मनाई जाती है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ता है। तो ये संक्रांति वाले दिन जो है गंगा स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है, तो वहां पे भी बहुत सारे लोग जाते हैं इस दिन। लोग ठंड में ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। तो क्या है, बहुत ठंड रहती है भाई, जनवरी के महीने में ठंड रहती है। अब उस समय इतना ठंड से उनको सब सिकुड़ते रहेंगे, लेकिन क्या होगा, कभी एक डुबकी तो हम पानी के अंदर लगा लें। क्यों, क्योंकि उस दिन ये चीज करना शुभ माना जाता है। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तो यहाँ पर क्या, जहां पर स्नान करने लोग जाते हैं तो वहां तिल रखने की जगह, तिल तो कितना छोटा सा होता है ना, तो तिल रखने का यहाँ कहने का एक मुहावरा है कि मतलब वहां पे बहुत बेइंतहा भीड़ होती है। इतनी भीड़ कि आप आसानी से वहां पे चल फिर नहीं सकते हैं। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व होता है। तो इस दिन तिल बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। हम लोग यहाँ घरों में तो क्या तिल के लड्डू बनते हैं, उस दिन तिल के लड्डू खाए जाते हैं ना। तिल गुड़ होता है, आप देखते होंगे, आप उसमें क्या कहते हैं, तिल और गुड़ से बनी जो है पट्टियां खाई जाती हैं, तिलकुट खाया जाता है। तो बहुत तरह तरह की चीजें बनती हैं उस दिन। तिल आप किसी को दान दे दीजिए, तिल तेल में डाल दीजिए, पानी में बहा दीजिए, उसे आग में मतलब किसी भी तरह कहीं ना हर जगह तिल का कोई ना कोई उपयोग जरूर होता है।
तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो देखिए, अब हमारे यहाँ क्या है, आप अपने घर के आसपास देखोगे अलग अलग स्टेट से आके लेकर बहुत सारे लोग रहते हैं। तो क्या होता है, सभी अपने अपने तरीके से त्योहार को मनाते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपके घर के आसपास भी अलग अलग स्टेट के लोग रहते होंगे और सब त्योहार अपने अपने तरीके से मनाते होंगे। तो ये देखिए, आप सही मानिए, आप विभिन्नता में एकता अपने घर के आसपास ही देखेंगे कि हमारे देश में कितने तरह तरह के लोग रहते हैं, कितने तरह तरह के त्योहार मनाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने सिर्फ एक त्योहार की बात करी और हमारे देश के कोने कोने में यही त्योहार अलग अलग ढंग से, अलग अलग नामों से मनाया जाता है। कितना ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये इस बारे में आप अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ भी बात करिए, तो आप भी बहुत हद तक बहुत सारी चीजें जान पाएंगे, दूसरे राज्यों की संस्कृति के बारे में जान पाएंगे। वो दूसरे राज्य जरूर हैं लेकिन है तो हमारे देश का हिस्सा ही। तो तभी तो कहते हैं भारत देश विभिन्नता में एकता का है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं और त्योहारों को अलग अलग तरीके से मनाते हैं। जैसा कि हमने इस लेख में भी पढ़ा कि एक ही त्योहार हम कितने अलग अलग तरीके से मनाते हैं। किस टाइटल के अंदर है? मौसम का अंदाज। अब ये मौसम पे डिपेंड था। क्या उसमें बताया था कि खिचड़ी के आसपास कितनी ठंड हो रही थी, ऐसे ठंड नहीं होती थी, ठीक है। तो वही मौसम का अंदाज दिया गया है। क्या है प्रश्न? खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कब्बो नाही देखी। यहां तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? कहने का मतलब खिचड़ी किस कहाँ के आसपास मनाई जा रही है, क्या चीज है, आप इस खिचड़ी शब्द से क्या समझते हैं? यहाँ खिचड़ी से मतलब मकर संक्रांति से है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, खिचड़ी से मतलब मकर संक्रांति से है और यह 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। तो जनवरी में ठंड होती है जैसे, तो यहाँ पर कैसा जाड़ा? खिचड़ी के समान। जनवरी में थोड़ा सा ठंड हल्की हो जाती है क्योंकि ये मिड ऑफ जनवरी आ जाता है, तो उस समय ठंड कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या बताया है उन्होंने कि यहाँ खिचड़ी से मतलब है मकर संक्रांति, क्योंकि खिचड़ी तो खाने वाला पदार्थ होता है ना, तो वो त्योहार भी नाम से जाना जाता है और वो त्योहार होता है मकर संक्रांति से। अब इसी पर दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा हो तो अपने साथियों से बातचीत करके लिखो। कहने का मतलब है, क्या कभी ऐसा संभव है कि सूरज निकले ही नहीं? और अगर ऐसा हो तो क्या होगा? अब ये आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, जैसा आप इमेजिन करते हो कि सूरज नहीं निकलेगा तो क्या होगा, उस कंडीशन में क्या क्या चीजें घटती हैं, क्या घटेंगी। अगर सूरज ना निकले तो चारों ओर अंधेरा रहेगा और ठंड भी अधिक हो जाएगी। देखिए, इससे क्या होगा? पेड़ पौधे नहीं पनपेंगे, उनको रोशनी नहीं मिलेगी। तो क्या होगा? सूरज निकलने से बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारी पृथ्वी को एनर्जी तो वही देता है। तो अब अगर सूरज नहीं निकलेगा तो गर्माहट नहीं आएगी, तो ठंड बढ़ती जाएगी, चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा, हमेशा अंधेरा ही बना रहेगा। और अंधेरा आएगा तो क्या मजा आएगी? बिल्कुल भी मजा नहीं आएगी। तो वही चीज यहाँ पर आप लिखें। इसके अलावा आप जो कुछ भी और सोच सकते हैं, आपको जो महसूस हो कि सूरज निकलने पे ये चीज नहीं होगी, उसे भी आप यहाँ पर लिखेंगे। अब है प्रश्न 3। क्या है? बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? अब देखिए, पहला क्यों, बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं? क्योंकि बाहर सूरज नहीं निकला था। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सूरज नहीं निकले। तो यहाँ कहने का मतलब था कि सूरज तो निकला था मगर बादल छाए हुए थे, इसलिए बोला गया कि सूरज नहीं निकला। और दूसरा, समय का अंदाजा बादल छाने से जो है हमें समय का अंदाजा नहीं लग रहा था क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं आ रही थी। अब जो इनसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन है? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान कैसे लगाते? भाई, घड़ी तो बहुत ही अभी आई ना, पुराने समय के लोग घड़ी में कैसे अंदाजा लगाते हुए? मान लो श्री राम जी हैं, श्री कृष्ण जी थे, इतने पुराने समय में, उस समय तो घड़ी नहीं थी, तो तब घड़ी का अंदाजा कैसे लगता था? तो उस समय घड़ी का अंदाजा लगाया जाता था सूरज के उगने से लेकर डूबने तक के समय पे। तो वो इस तरीके से होता था।
क्या दिया है, बाहर सूरज नहीं निकला था इसलिए समय का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान सूरज को देख कर लगाते हैं। देखिए कभी भी आप जाना ना तो देखना एकदम आप खड़े हो और सूरज आपके सर के ऊपर है, तो वो समय क्या होता है, एकदम दोपहर के 12 बजे। फिर धीरे 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 आप जैसे जैसे नीचे आते जाएगा समय घटता जाएगा। जैसे पूरब से सूरज निकला, थोड़ा 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 ऊपर करते 12 बजे ऊपर, फिर धीरे 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 ढलते हुए नीचे आ जाता है। तो ये अंदाजा लगता है समय का। सिर्फ इधर जैसे हम लोग घड़ी होती है ना, हम लोगों ने घड़ी देखी ना, तो 12 कहाँ होता है, सीधे सर के ऊपर, तो एक आप ऐसे रखो, ठीक है। अब अगर आपने ऐसे करके रखा तो ये क्या हुआ, 10 बज गया, फिर 11 बज गया, फिर उसके बाद अगर फिर घड़ी है, फिर ये ऐसे बढ़ा तो फिर ये कैसे बज जाएगा, 1 बज जाएगा, 2 बज जाएगा, 3 बज जाएगा। तो ये इस तरीके से समय का अंदाजा लगाया जाता था सूरज के मूवमेंट के हिसाब से पुराने समय में, या जिनके पास घड़ी ना हो वो अभी भी इसी तरीके से समय का अंदाजा लगाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तुम्हारी जुबान। अब तुम्हारी जुबान पे क्या क्वेश्चन है, आज ई लोग के उठे के नहीं खे, इस वाक्य को अपने वाक्य की भाषा में लिखिए। हम सभी को पता है कि यहाँ पर जो दादी माँ बोल रही थी वो बिहारी लैंग्वेज में बोल रही थी, तो अब इसे आपको अपनी भाषा में लिखना। अब इस भाषा से आप क्या समझे, आज ई लोग को उठे के नहीं खे, मतलब आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या, तो क्या है, आज ये लोग क्या उठेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि वो लोग बहुत देर तक सो रहे थे, ठंड का समय था और सुबह आराम से खूब देर तक सो रहे थे, त्योहार था मकर संक्रांति का, तो दादी जी ऐसे ही बोलती हैं। फिर है दूसरा स्टेटमेंट क्या है, जा भाग के देख करके पत्ता आई कि ना। अब इसमें क्या था, इस वाक्य को अपने में लिखना है, तो उन्होंने क्या बोला, जा भाग कर देखो कि केले का पत्ता आया कि नहीं। ये देखो, जा भाग कर देख केले के पत्ते आए या नहीं। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या दिया है, भारत तेरे रंग अनेक। क्या टॉपिक है, भारत तेरे रंग अनेक। अब इस पे प्रश्न क्या पूछा गया है, विविधता हमारे देश की पहचान है, फसलों का त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का उदाहरण है। जैसे हमने पाठ में पढ़ा कि सिर्फ फसलों का ये त्योहार कितनी जगह अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों के समूह एक एक उदाहरण लें और उस पर जानकारी इकट्ठी करें। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचना परक सामग्री के रूप में हो सकती है। अब ये आपको एक्टिविटी है, आप अपनी क्लास में भी कर सकते हैं इसे। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करे। तो हर समूह को क्या करना है, एक एक उदाहरण लेकर आना है। क्या है, भाषा, कपड़े, नया वर्ष, भोजन, लोक कला और लोक संगीत। इनमें से कोई एक टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है और उदाहरण लेके आना है। अब हमने इस पे लिखित रूप में आपके सामने कुछ रखा है, आप इसकी पिक्चर्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या दिया है, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे सामने, भाषा। क्या है, भारत में हर जगह पर विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में सारे भारत में हिंदी का प्रयोग होता है। अब देखिए, इस स्टेटमेंट से विभिन्नता में भी एकता, यानी कि सभी जगह अलग अलग भाषा बोली जाती है, मगर हमारी राष्ट्रभाषा सिर्फ एक है और वो है हिंदी। फिर दूसरा है कपड़े। भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। अब देखिए, सभी भारतवासी हैं, जितने भी भारत में रह रहे हैं ये सभी भारतवासी हैं, लेकिन सभी प्रांत के लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं। फिर उसके आगे है नया वर्ष। भारत में अलग अलग राज्य में नया वर्ष विभिन्न तरह से मनाया जाता है। सभी जगह अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह पे, जरूरी नहीं है कि 1 जनवरी से ही नया वर्ष शुरू हो। हमारा जो धार्मिक कैलेंडर है उसमें अलग तरीके से शुरू होता है। हर धर्म में अलग अलग तरीके से नया वर्ष मनाया जाता है। भोजन, देश के अलग अलग राज्य में विभिन्न तरह के भोजन मिलते हैं। हम सभी जानते हैं, आप अलग अलग जाओगे, सभी जगह अलग अलग जो है स्टेट के अलग अलग भोजन आप पाओगे। वहाँ पे सभी अलग तरह के टेस्टी टेस्टी भोजन होते हैं। फिर है लोक कला। लोक कलाएं क्या होती हैं, भारत में अलग अलग राज्य में विभिन्न कलाएं विद्यमान हैं जो भारत की संस्कृति बनाए हुए हैं। वहाँ पर क्या है, अलग अलग लोक कलाएं होती हैं। जैसे हर देश का, पंजाब में अलग है, आपका उत्तर प्रदेश में अलग है, हर राज्य, इवन हर सिटी में भी अलग अलग तरह की मनाई जाती है। फिर है लोक संगीत।
क्या है? भारत में सभी राज्य के अलग अलग लोक संगीत हैं। भाई जब अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं तो अलग अलग तरह के लोक संगीत भी है। अब देखिए जहां पर हमने तरह तरह के आपके बारे में लिख तो दिया, अब इसकी पिक्चर्स आप कलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे अलग तरह के लोक संगीत है तो आप लोक संगीत, लोक नृत्य अलग अलग तरीके से आप ले सकते हैं। फिर भोजन के नाम आप ले सकते हैं। बिहार में लिट्टी चोखा है, पंजाब में सरसों का साग मक्के की रोटी है, आपका कलकत्ता का रसगुल्ला है, बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। हाँ, आप आएंगे साउथ की साइड में आएंगे, इडली सांभर डोसा ये सब चीज़ें होती हैं। तो सब स्टेट्स के आप अलग अलग व्यंजन के नाम ले सकते हैं, उनकी पिक्चर्स कलेक्ट कर सकते हैं, जिन्हें आप एज अ प्रोजेक्ट करके इकट्ठा करके अपनी टीचर्स को दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अलग तरीके से बताया, कपड़े अलग अलग परिधानों की फोटोग्राफ्स इकट्ठा कर सकते हैं, आप करिए, उनका कोलाज बनाइए और मैम को प्रेजेंट करिए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या होती है? अब देखिए सभी के लिए सबका त्योहार अलग अलग होगा, तो जाहिर सी बात है सबके उत्तर भी अलग अलग ही होंगे। अब किसी को होली अच्छी लगती, किसी को दीपावली अच्छी लगती, किसी को रक्षाबंधन अच्छा लगता, किसी को जन्माष्टमी अच्छी लगती, किसी को ईद अच्छी लग रही है, तो किसी को क्रिसमस अच्छी लग रही है, किसी को बैसाखी अच्छी लग रही है। तो सबके त्योहार अलग अलग हैं और सभी का यहाँ आंसर भी अलग अलग होगा। हम यहाँ पे आइडिया दे रहे हैं, त्योहार अपनी तरफ से सिलेक्ट कीजिए, उसे आप कैसे मनाते हैं ये लिखिए, और उस दिन पूरा दिन आपका रूटीन क्या रहता है ये लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? जैसे हमने यहाँ पर होली के ऊपर लिखा है, हमें होली का त्योहार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इस दिन चारों ओर रंग ही रंग देखने को मिलते हैं। अब आपको कौन सा त्योहार पसंद है और क्यों पसंद है ये लिखेंगे। देखिए जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पहला क्वेश्चन क्यों है उसका उत्तर पहले, दूसरा क्वेश्चन उसका उत्तर बाद में, तीसरा क्वेश्चन उसका उत्तर बाद में। तो पहला क्वेश्चन क्या था? तुम्हें कौन सा त्योहार पसंद है? तो हमने क्या लिखा? पहला आंसर हमें होली का त्योहार सबसे अच्छा लगता है। दूसरा क्वेश्चन और क्यों? तो हमने लिखा क्योंकि इस दिन चारों ओर रंग ही रंग देखने को मिलते हैं, तो हमने दूसरे क्वेश्चन का भी उत्तर दे दिया। तीसरा, इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या होती है? अब तुम्हारा रूटीन उस दिन क्या होता है, अब तुम्हें वो लिखना होगा। क्या है? इस दिन हम सुबह से ही जोश तथा उत्साह में भरे रहते हैं। गुजिया इस त्योहार का मुख्य मिठाई होती है जो लोग बड़े आनंद से खाते हैं। तो जो भी आपके त्योहार में, जैसे ईद में सेवइयां पसंद है, दीपावली में तरह तरह की मिठाई है, गट्टा है, चूड़ा है, लाई है, ये सब अच्छा लगता है। तो किसी भी तरह जिस त्योहार में जो भी पकवान बनते हैं उनके आप नाम लिख देंगे। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक अन्न के बारे में। जो अन्न, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि फसल के बारे में है, अन्न के बारे में ये चैप्टर था, तो उसी के बारे में ही हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या है? फसल के त्योहार का तिल का बहुत महत्व होता है। फसल के त्योहार में तिल का बहुत महत्व। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जा सकता है पता करो। अब तिल से क्या क्या होता है हमें ये पता करना है और लिखना है। तिल से विभिन्न प्रकार के पकवान तथा मिठाइयां बनाई जाती हैं, इससे तेल भी बनता है। तिल का तेल भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, इससे मिठाइयाँ भी आप देखेंगे सकट के टाइम में लड्डू बनते हैं। मकर संक्रांति के सामने तिल गुड़ होता है, कूट के भी उसकी मिठाई गुड़ मिलाकर बनाई जाती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो बहुत तरह से मिठाइयाँ बनती हैं और इसका तेल भी बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीजों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। अगर आपके आसपास कोई तेल की दुकान है तो आप वहां जाकर पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नॉलेज ले सकते हैं, अपने बड़ों की मदद लीजिए, उन्हें तो पता ही है। तो क्या होगा? तिल के अतिरिक्त नारियल, सरसों, आंवला, मूंगफली, बादाम और फूलों के तेल बनते हैं। बहुत तरह के तेल बनते हैं, हम सभी जानते हैं। तो इन सब चीजों से यह तेल मशीनों द्वारा निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? मशीनों से निकाला जाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, किसान और चीजों का सफर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? किसान और चीजों का सफर। किसान और खेती हम में से बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा है, नहीं है। विशेष रूप से शहर से ज्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं कि हमारी जिंदगी किस हद तक इससे जुड़ी हुई है। मतलब जो लोग शहर में रहते हैं वो खेत किसान से लगता है हम बहुत दूर हैं, लेकिन नहीं, हम
जो शहर में रहते हैं उनका जीवन भी किसानों से ही जुड़ा, खेती से ही जुड़ा हुआ है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर यह जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर जो चीजें खाते हैं वे कहां से आती हैं, तो किसानों की हमारी जिंदगी में भूमिका को हम समझ जाएंगे। मतलब जो चीज हम पूरा दिन में खा रहे हैं, क्योंकि हम भूखे तो नहीं रह सकते, जो कुछ भी हम खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सब कहां से आ रही है, किसानों के जरिए ही हम तक पहुंच रही है। तो अब ये आपको जानना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं किसान बहुत मेहनत करते हैं। फिर क्या है, आलू की पकौड़ी, बर्फी और आइसक्रीम, इन तीनों चीजों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठा करो और मेरी कहानी के रूप में चीज उसे लिखो। ठीक है, आपको जानकारी लिखनी है, पता करनी है और लिखनी है। तो बिंदु क्या दिए हैं, किन चीजों से बनती, 3 चीजें हमें थी हमारे पास, आलू की पकौड़ी, बर्फी और आइसक्रीम। ये किन चीज, पहला क्या है, किन चीजों से बनती है ये सारी चीजें। आलू की पकौड़ी आलू और बेसन से बनती है, बर्फी खोए से बनती है व आइसक्रीम दूध से बनती है। ठीक, दूसरा जो बिंदु है वो क्या है, इन चीजों का जन्म कहाँ होता है। अब ये चीजें बन रही हैं तो ये होती कहाँ पर, जन्म कहाँ होता है। इन चीजों का जन्म किसानों के घरों से होता है, यानी कि किसान मेहनत करते हैं तब ये सारी चीजें हमको प्राप्त होती हैं। हम तक पहुंचने का उनका सफर क्या है। अब खेत से लेकर हम तक पहुंचने का सफर क्या होता है, हम तक ये चीजें किसानों के बाद व्यापारियों के माध्यम से पहुंचती हैं। किसान व्यापारियों को देते हैं और व्यापारियों से हम खरीदते हैं, हम दुकान से लेते हैं ना, तो दुकानदार कौन होते हैं, व्यापारी होते हैं। ये कहां से लाते हैं, मंडियों से लाते हैं, मंडी में व्यापारी इसको लेकर आते हैं, कहां से, किसानों के पास से। अब अगला बिंदु है, किन किन हाथों से होकर हम तक पहुंचती है। अब ये सारी चीजें कौन कौन हाथों से पहुंचती हैं, यह चीजें हम तक किसानों, व्यापारियों तथा दुकानदारों के हाथों से पहुंचती हैं। मतलब किसान व्यापारियों को भेजते हैं, व्यापारी कहां देते हैं, दुकानदारों को देते हैं, और दुकानदारों से हम वो सारी चीजें खरीदते हैं। फिर आते हैं, हम इस पूरे सफर में किन लोगों की कितनी मेहनत लगती है। अब ये जो पूरा सफर है इसमें किसकी कितनी मेहनत लगती है। इस पूरे कार्य में किसान तथा व्यापारियों की बहुत मेहनत लगती है। सबसे ज्यादा किसानों की लगती है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करके पेशेंस के साथ जो ये सारी चीजें खेतों में उगाते हैं, फिर उन्हें काटते हैं, छांटते हैं और अच्छी चीजें जो है व्यापारियों को बेचते हैं। फिर व्यापारी उन सारी चीजों को लाद के शहर लेकर आते हैं और फिर उनको अच्छे से संजो के रखते हैं, क्योंकि अगर जब उनकी देखभाल नहीं करेंगे तो वो खराब हो जाएंगी। फिर उसके बाद वो दुकानदारों के पास पहुंचती है और दुकानदारों से हम लोग खरीदते हैं। फिर इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है, सबसे ज्यादा मुनाफा किसको मिलता है, मतलब प्रॉफिट किसको होता है। इन लोगों में से किसानों को कम तथा व्यापारियों को उनसे कुछ ज्यादा मुनाफा मिलता है। मतलब व्यापारी किसानों से तो बहुत कम दाम में चीजें खरीद लाते हैं और मगर बेचते ज्यादा में है, तो मुनाफा सबसे ज्यादा व्यापारी को होता है और किसानों को इतना ज्यादा मुनाफा नहीं हो पाता है। अब है खास पकवान पर प्रश्न है। क्या प्रश्न है, गया शहर तिलकुट के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी कई ऐसी जगहें हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर हैं। अपने परिवार के लोगों से पता करें और उनके बारे में लिखें। हर जगह हमने आपको बताया कि बहुत सारी जगहें अलग अलग चीजों के लिए प्रसिद्ध हैं, तो वो चीजें आपको लिखनी है। जैसे यहाँ पर कुछ है, आप अपने घर वालों से बात करिए, वो आपको और ज्यादा नॉलेज देंगे। जैसे क्या है, मथुरा, हमारे देश में मथुरा पेड़े के लिए, आगरा पेठे के लिए, हरियाणा घेवर के लिए, तो ये 3 चीजों के लिए है। आप इसके अलावा और चीजों के बारे में पता करिए और लिखिए। अब नेक्स्ट क्या दिया है, पिछले 2 वर्षों से तुमने काम वाले शब्दों के बारे में जाना है। इन शब्दों को क्रिया भी कहते हैं और क्रिया कहते हैं क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से होता है। नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है, इसमें बीच बीच में कुछ क्रियाएं छूट गई हैं। उचित क्रिया का प्रयोग करते हुए उसे पूरा करो। ठीक है, अब वो आपको यहाँ वर्ड्स दिए हैं, छौंकना, पीसना, पकाना, धोना, परोसना, भूनना। अब आपके पास सामग्री भी दी गई है, विधि है तो सबसे पहले सामग्री होगी। तो सामग्री क्या है, बंगाली खिचूरी,
5 व्यक्तियों के लिए है, सामग्री है और मात्रा है। अदरक है आपका 20 ग्राम, लहसुन 3 फांके, इलायची के दाने 3 छोटी, दालचीनी 2.5 यानी कि 2 और 1 आधी सेंटीमीटर का एक टुकड़ा, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा, पानी 4 प्याले, मूंग दाल आधा प्याला, सरसों का तेल 3 बड़े चम्मच, तेज पत्ता 2, जीरा आधा चम्मच, प्याज बारीक कटा हुआ 1 मंझोला मतलब मीडियम साइज का 1 प्याज, चावल धुले हुए 1 प्याला, फूल गोभी बड़े बड़े टुकड़ों में कटी हुई 200 ग्राम, आलू छील कर 4 टुकड़ों में कटे हुए 2, यानी कि 2 आलू छील के उन्हें बड़े बड़े टुकड़ों में काटना है, मटर के दाने आधा प्याला, धनिया पिसा 1 बड़ा चम्मच, लाल मिर्च पिसी आधा छोटा चम्मच, चीनी 1 चम्मच, घी 2 बड़े चम्मच, नमक और हल्दी अंदाज से, मतलब जो जितना खाए उस हिसाब से। अब विधि पढ़ेंगे। अब विधि में जहां जहां छोटे थे और जो क्रियाएं थी वो हमने सभी जगह फिल कर दी हैं। तो चलते हैं विधि पढ़ते हैं। सबसे पहले विधि क्या है? इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा थोड़ा पानी यानी 1 छोटा चम्मच डालते हुए पीस लें। अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीस कर पेस्ट बनाओ। दाल को कढ़ाई में डालो और धीमी आंच पर सुनहरी भूरी होने तक भून लो। अब दाल निकाल कर पीस लो। तेल को कुकर में डालकर गर्म करो। तेल गर्म होने पर तेज पत्ता और जीरा डालो। जीरा जब चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भूनो। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट तक भूने। धुली हुई दाल, चावल, सब्जी डालो और अच्छी तरह से मिलाओ और शेष पानी यानी कि 4 प्याले डालकर एक बार हिलाओ। कुकर बंद करो। तेज आंच पर पूर्ण प्रेशर आने अब आंच तेज करके 4 मिनट तक पकाओ। भाप निकल जाने पर कुकर खोलो। मसालों का पेस्ट मिलाओ। खिचड़ी घी, हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च छौंक कर परोसे गर्मा गर्म। तो यहां पर क्या था? पूरी विधि दी है। जो क्रियाएं छूटी थी वो सभी हमने यहां पर फिल कर दी है। तो इस तरीके से हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखा, अभ्यास कार्य भी किए। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर इस पाठ को आप पढ़ना या समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ आएंगे तो आप अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे। हमारी क्लास है 5th सेलेक्ट करते ही 5th में पढ़ाए जाने वाले जो हैं सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपके सामने होंगे। तो सभी सब्जेक्ट्स जब हमारे सामने आ जाएंगे तो हमें क्या करना है? हिंदी सेलेक्ट करना है। ये देखिए हम हिंदी सेलेक्ट करेंगे और हिंदी सेलेक्ट करते ही हमारे सामने हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट होगी। तो जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं क्लिक करिए और आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।